Good morning, Assalamu alaikum, Adab to everyone, and thanks to everyone for joining the session, especially to Siamarji Chopra sir on a Sunday morning. It is an honor for us to host you, sir. Siamarji Chopra is one of who does not need any introduction at all. Let me share a few of the points about sir. Highly acclaimed chartered accountant for more than 4 decades now. Siamarji Chopra was the president of ICAI during 2010-11. He chaired several important committees that dealt with auditing and accounting standards, corporate governance, and banking at the national level of IFAC. Patri says IFAC, CAPAs, and SAFA at the international level, banking, finance, and there are so many things. I will keep on going, and I think my I will keep. It will take me 5 to 10 minutes more. So without actually explaining so much, I will directly shift the whole meeting to sir, and let's take the insights. And it's an honor for us, sir, to host you. There are so many members who are actually anticipating that you will be present in a meeting, and definitely in this come we will be holding a seminar also. And we will actually I have already muted, and the session is shifted over to you, sir. Thank you, Khadeep bhai, and good morning, everybody. आदाब कह लीजिए, इस्लाम कह लीजिए, नमस्कार कह लीजिए, जो मर्जी कह लें। बहुत अच्छा लग रहा, वेरी फ्रैंकली, कदीप भाई और शैलजा जी को तो मैं खैर बहुत पुराना जानता हूँ। Yes, I still remember in 88 I visited Srinagar for the regional council elections. उस वक्त गिनी चुनी फर्म्स होती थी यहाँ पे, मल्होत्रा साहब होते थे, कपूर साहब होते थे, मुझे अभी तक याद है। तो उसके बाद कभी इलेक्शंस के लिए तो मैं श्रीनगर नहीं आया, वेरी फ्रैंकली, I never visited. But yes, I kept in touch through some other means. और शैलजा जी को मैं मिलता रहा हूँ जम्मू में, फॉर दी जब कभी भी सेमिनार्स होते थे तो शैलजा जी has been attending. But I can only wish everyone in the valley a very peaceful, cordial atmosphere, and let the profession grow in that particular part of the country. आज का जो टॉपिक है, that's extremely important. हालांकि मेरा अपना मानना ये है, और आप सब लोग मानेंगे कि कोड ऑफ एथिक्स हम फाइनल में पढ़ते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आना होता, और उसके बाद वो जो किताब होती है ना कोड ऑफ एथिक्स की, वो बेचारी डस्ट ही गैदर करती रहती है एक कॉर्नर में पड़ी हुई कहीं ना कहीं पे. It sadly reflects on the values of the society also, very frankly. Ethics क्या है? Ethics is a kind of behavior which I expect others to follow. जब वो मेरे साथ डील करें तो जिस तरीके का बिहेवियर मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं, चाहे वो हॉनेस्टी का हो, लॉयल्टी का हो, ट्रूथफुलनेस का हो, किसी भी चीज का हो, जो मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं वही इथिक्स है बेसिकली. Ethics is not something which can be taught. Let me be very honest about it. Ethics को आप पढ़ा नहीं सकते हो. Ethics तो इम्बाइब की जाती है. Ethics इम्बाइब होती है पेरेंट्स से, फैमिली से, सोसाइटी से, लीडरशिप से. अनफॉर्चुनेटली कुछ दशकों में जो वैल्यूज हैं सोसाइटी की ओवरऑल, उनमें गिरावट आई है. हम सब जानते हैं, मतलब हमें कहने की भी आवश्यकता नहीं है. और जब कभी भी वैल्यूज में गिरावट आती है, जब मूल जो तत्व है बेसिकली जो फाउंडेशंस हैं सोसाइटी की, कभी उसमें अगर गिरावट आती है तो
वो गिरावट फिर चारों ओर आती है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक प्रोफेशन में आती है। हम कोड ऑफ एथिक्स की बात चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत करते हैं, परंतु कभी किसी ने डॉक्टर से पूछा कि आपके क्या एथिक्स है? कोविड के दौरान जिस तरीके की इनकम डॉक्टर्स ने बनाई है या हॉस्पिटल्स ने बनाई है और जिस तरीके से बनाई है, वो तो इथिकल कभी भी नहीं था, पर सरकार ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आपने ये कह दिया कि जी 5 लाख का पैकेज तो है ही, 6 लाख का पैकेज तो है ही। कोई बीमार आदमी अगर आना चाहता है तो आएगा कैसे? गरीब आदमी आ ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर ब्लैक में बिक गए, वो इथिकल वैल्यूज थोड़ी ना थी, वो सोसाइटी की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। पैसा किसी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो जेके की डेवलपमेंट के लिए हो, मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए हो, राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए हो, किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए हो, दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए हो, और वो पैसा डाइवर्ट हो के कहीं और चला जाए, वो तो इथिकल नहीं है। मैं तो स्टेट्स की बात छोड़ता हूँ, अब बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया की बात कर लीजिए। पैसा मेनली कहाँ जाता है? अगर आप उनकी बजट उठा के देखेंगे तो प्लेयर्स के ऊपर कम लगता है, किट के ऊपर कम लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज के ऊपर और उनकी ट्रेवलिंग के ऊपर ज्यादा लगता है। तो ये इथिकल वैल्यूज में ही गिरावट है ना कहीं बेसिकली। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इथिक्स को कभी आप लॉ का पार्ट नहीं बना सकते हो, आप कोडिफाई नहीं कर सकते इथिक्स को कभी भी, क्योंकि इथिक्स में फिर ये कह रहा हूं कि इम्बाइब की जाती है सोसाइटी से, फैमिली से, और जो आपकी सराउंडिंग्स है उनसे। कई काम ऐसे हो सकते हैं जो लीगल हो, हम जब लॉ की बात करते हैं, कई चीजें अनएथिकल हो सकती हैं, मेरी नजर में अनएथिकल हो सकती हैं, आपकी नजर में अनएथिकल हो सकती हैं, परंतु लीगल है। मजेदारी की बात यह है, हम तो उस देश में रह रहे हैं जहां पे एक व्यक्ति इलेक्शन जेल से बैठ के लड़ सकता है और जीत के आ सकता है। आप एमपी आपके हैं, आपके एमएलए हैं जिनके ऊपर हर तरीके के क्रिमिनल केसेस है, मतलब कि आप रेप के केसेस कह लीजिए, थेफ्ट के केसेस कह लीजिए, ड्रग्स के केसेस कह लीजिए, किसी भी तरीके के केसेस कह लीजिए, ऐसे बहुत एमएलए और एमपीज हैं कंट्री के अंदर, परंतु उनको इलेक्शन लड़ने का हक है, क्योंकि ये कहा जाता है जब तक वो केस प्रूव नहीं हो जाए उनके आगे तब तक वो लड़ सकते हैं। ये लीगल तो हो सकता है पर अनएथिकल तो है। और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो उसको सपोर्ट नहीं करती? हर पॉलिटिकल पार्टी में, आप रूलिंग पार्टी से उठा के अपोजिशन की हर पार्टी, रीजनल पार्टीज को देख लीजिए, हर पार्टी में यही दुविधा आपको नजर आती है कि हर वो एमएलए, हर वो एमपी खड़ा है जिसके अगेंस्ट हर तरीके के केसेस है। मुझे कहना नहीं चाहिए, चाहे वो आपका टेलीकॉम का स्कैम था या आपका कोल का स्कैम था, जो लोग उनसे संबंधित थे जब मिनिस्टर्स थे, वो भी इलेक्शन दोबारा लड़े और जीते, ऐसा नहीं है, और जीत के फिर पार्लियामेंट में बैठे। अब आप एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात आती है तो आप कहते हैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन एमपीज का और एमएलए का कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं। मुझे ये आज तक समझ ही नहीं आई कि आप लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के और ये कहते हैं कि भाई सबकी पेंशन बढ़ा दी जाए, और सब हाथ खड़ा कर देते हैं, उस वक्त कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एमपीज की, एमएलए की जो सैलरी है वो पार्लियामेंट क्यों फिक्स करे? वो फिर फिक्स करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को या किसी और को जिनका कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं हो। जब कभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात आती है तब हमेशा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है कि भी इसका कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं, जिसके ऊपर मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर के अंदर। परंतु जब आप बाकी सोसाइटी को देखते हैं वहां पे आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं करते। एक जज का बेटा कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करता रहता है, वो जब प्रैक्टिस करता है तो जिस जज के सामने अपीयर होता है उसको पता होता है कि भाई वो किसी जज का बेटा है, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो एक्सरसाइज करता ही है ना, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हर तरीके से हो सकता, तो दैट आई विल कम लिटिल लेटर। मेरा अपना मानना यह है कई चीजें ऐसी हो सकती हैं
जो अनएथिकल है पर लॉफुल है, और कई चीजें उल्टी हो सकती हैं जो एथिकल है पर लॉ की नजर में अनलॉफुल। आई विल गिव यू दैट एग्जांपल आल्सो, क्योंकि जैसे मैंने अनएथिकल और लॉफुल का एग्जांपल तो दे दिया आपको, चाहे वो इलेक्शंस का संबंधित था या किसी और चीज के संबंधित था। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक रेड लाइट पे खड़ा हूँ अपनी कार लेके या स्कूटर लेके, जो भी जिसके पास हो वो लेके वहां पे खड़ा रेड लाइट के ऊपर, और वो देखता है दूसरे तरफ किसी व्यक्ति को, या तो व्यक्ति वो गिरा या किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो पड़ा हुआ है और कोई उसको उठाने को तैयार नहीं, वो रेड लाइट जंप करता है और रेड लाइट जंप करके उस व्यक्ति को उठाता है, अपनी कार में बैठाता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, उसकी जान बच जाती है। उसने रेड लाइट जंप की, अनलॉफुल तो था, पर इससे ज्यादा एथिकल काम नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर, इससे ज्यादा तो एथिकल काम नहीं हो सकता। तो इथिकल अनलॉफुल हो सकता है और अनलॉफुल इथिकल हो सकता है, और जो आपके कई चीजें ऐसी हैं जो अनएथिकल है पर लॉफुल हो सकती है। तो ये डिफाइन करना लॉ के अंदर कि इथिक्स क्या है, ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी टू डिफाइन व्हाट इज इथिक्स। बेसिकली इथिक्स वही है जो आपके अंदर से आवाज उठे, इथिक्स वही है जो आपको ये लगे कि मुझे करना चाहिए, मतलब कि वो नहीं कि मुझे पैसा बनाना चाहिए, एथिकल शायद ना हो हर सर्कमस्टांसेस में, परंतु वो एक आवाज जो सोसाइटी के प्रति कहीं ना कहीं भावना जगाता हो, वो एथिकल है। सीधी सी बात है। मैं तो कोविड के दौरान की बात समझता हूँ। कोविड के दौरान कितनी संस्थाएं बन गई जिन्होंने लोगों की मदद की होगी, जिन्होंने लोगों के घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए होंगे, जिन्होंने अगर किसी के यहाँ डेथ हुई है उसकी मदद की होगी, या कोई अगर हॉस्पिटल में है उसकी मदद की होगी। ये सब इथिकल काम है, ये सब वो काम है। या आप इसको चैरिटी समझ लें, आप इसको इथिक्स समझ लें, आप कुछ समझ लें, परंतु ये सब वो काम है जो कि लोगों ने किए। हाँ, आपने एक संस्था बना ली और उसमें जो पैसा आया वो पेशेंट्स को तो गया नहीं, और आपके अपने ट्रेवलिंग में कहीं लग गया, वो अनएथिकल। संस्था बनाना एथिकल था, परंतु संस्था का जो फंक्शन हुआ वो अनएथिकल हो गया। सच्ची बात ये है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप इथिक्स की बात करते हैं तो इथिक्स को कभी ये मत समझिएगा कि इथिक्स वही है जो लॉफुल है। इथिक्स अनलॉफुल भी हो सकता और उसका उल्टा भी हो सकता, दोनों चीजें हो सकती हैं, परंतु करना आपको वही चाहिए जिस बात की आपका मन आपको गवाही दे। और मैं ये समझता हूँ गवाही मन तभी देता है जब मन को कहीं पे उसमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है उस काम को करने में। सच्ची बात तो यही है। और अगर आपको शांति नहीं मिलती और आपको रेस्टलेसनेस होती है उसके करने के बाद, तो वो एथिकल हो ही नहीं सकता, वो किसी सूरत में एथिकल नहीं हो सकता। अगर आप किसी की बैक बाइटिंग करते हैं तो बाद में आप यही सोचते रहते हैं यार क्या किया, तो वो एथिकल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। और अगर आप दो व्यक्तियों की आपस में सुलह करवाना चाहते हैं, दो भाई लड़े हुए हैं, दो फ्रेंड्स लड़े हुए हैं, उनको आप मिलवाना चाहते हैं, तो वो आपके मन को सुकून देगा, वो एथिकल हो सकता है बेसिकली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इन अ ब्रॉडर मैनर व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉन एथिकल बेसिकली। मैं आपसे सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस पे कोई आपका प्रश्न हो तो आप प्रश्न मेरे से अभी पूछ लीजिए, या रास्ते में चलते वलते कोई भी अगर हाथ खड़ा कर देगा तो प्रदीप जी आप उसका उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन, whatever question they want to ask, because I want it to be a dialogue rather than a monologue. मैं अकेला बोलता हूँ उसका कोई फायदा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई प्रश्न होगा तो वो प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं इसके दौरान। मेरा अपना मानना है, जब मैं ये कहता हूँ इथिक्स जो है वो वैल्यूज हैं, इथिक्स सोसाइटी की वैल्यूज हैं, इथिक्स फैमिलीज की वैल्यूज हैं, इथिक्स रिलीजियस वैल्यूज हैं बेसिकली। इफ यू रियली आस्क मी, हर रिलीजन में अपनी वैल्यूज हैं, हर कौम में अपनी वैल्यूज हैं,
हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज हैं, तो वो जो वैल्यूज हैं वो इथिक्स क्रिएट करती हैं। इथिक्स क्या है? इथिक्स एक डर क्रिएट करती है सोसाइटी में कि यार ये ठीक है और ये गलत है, ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। बेसिकली लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ऐसे ही हमारे प्रोफेशन में भी हमने कुछ डूज एंड डोंट्स कर दिए, उनको एक लीगल शेप दे दी। हालांकि मैंने पहले आपको बोला कि इथिक्स को कभी आप कोडिफाई नहीं कर सकते, लॉ की शेप आप दे नहीं सकते हो, परंतु अगर हम वो ना करें तो फिर लोग क्या करेंगे ये मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर हम उसको वो शेप ना दी होती, अगर हमने वो शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ना बनाए होते कोड ऑफ इथिक्स के, तो फिर हम लोग क्या करते, इसकी बात की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो नया कोड ऑफ इथिक्स आया है, ये हमारा 12वां एडिशन है और इसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आ गए। वॉल्यूम 1 जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है कि इथिक्स के क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, कोड क्या होगा बेसिक। जो वॉल्यूम 2 है वो ये बताता है जो हमारा इंटरनल मामला, जो इंस्टीट्यूट रेगुलेशंस ले डाउन कर देगी, वो क्या क्या है, उस पर भी मैं आऊंगा। और जो थर्ड वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम ये बताता है कि हमारे डिसाइडेड केसेस क्या है, कि किन किन इश्यूज के ऊपर हमारे डिसाइडेड केसेस क्या है। वो हमारा एक कंपेंडियम है बेसिकली, अगर आप सही मानो में मेरे से पूछे। पहले वो 2 वॉल्यूम होते थे, अब 3 वॉल्यूम कर दिए उन्होंने, कंपेंडियम लाके खड़ा कर दिया उसके साथ। परंतु कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चेंजेस की हैं इथिक्स के अंदर। पहले कई चीजें डिफाइंड नहीं थी, उनके प्रिंसिपल्स लेट डाउन नहीं थे, अब उनके प्रिंसिपल्स आपने ले डाउन कर दिए हैं। हम हमेशा ये कहते रहे कि भाई बेसिक प्रिंसिपल जो है इथिकल प्रैक्टिसेस के, कोड क्या है कि भाई एक आदमी की इंटीग्रिटी ठीक होनी चाहिए, कि वो हॉनेस्ट होना चाहिए। बेसिकली तो इंटीग्रिटी का मतलब तो ये है ना कि व्यक्ति को हॉनेस्ट होना चाहिए। ये कहीं कहने की बात थोड़ी ना, मेरे ख्याल में हम ये हर एक आदमी दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वो ऑनेस्ट हो। वो व्यक्ति चाहे खुद डिसऑनेस्ट हो वो बात अलग है, परंतु दूसरे से हमेशा ऑनेस्टी की अपेक्षा करता, उससे हमेशा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हॉनेस्ट होना चाहिए जो मेरे से डील कर रहा। दूसरा वो ये कहता था कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंस पे मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि इंडिपेंडेंस का टॉपिक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। सच्ची बात ये है, इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि आपका कहीं पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप जिस काम को कर रहे हो वो काम आप बिल्कुल आजादी से कर पाए, बिना किसी डर के कर पाए, तो आप इंडिपेंडेंट हैं। अगर नहीं तो आप इंडिपेंडेंट नहीं। आपको कोई एल्योरमेंट नहीं होनी चाहिए, आपको कोई लालच नहीं होना चाहिए उसको करते हुए। फिर वो ये कहता है कि आपकी कंपिटेंस होनी चाहिए। ये भी कहने में मेरे ख्याल में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति जो प्रोफेशनल कोई काम कर रहा है उसकी उसमें कंपिटेंस होनी चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ी हमारी फ्लॉ क्या है, अगर मैं आप सब भाइयों से मुखातिब हूँ, कि भाई हमारी सबसे बड़ी फ्लॉ ये है कि हम आईटी में तो कहीं पे है नहीं। 2 साल पहले जब कोविड हुआ तो मुझे नहीं पता कि आपके स्टेट में क्या पोजीशन थी, परंतु मुझे बाकी हिंदुस्तान की पोजीशन काफी हद तक पता है। अगर आप सही मानो में मेरे से पूछे तो जब बैंक ब्रांच ऑडिट आए और उन्होंने ये कहा कि हम आपको यहीं पर प्रोवाइड करवा देते हैं इंफॉर्मेशन, दिल्ली में बैठ के आप चेन्नई का ऑडिट कर लें, तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसके लिए। प्रोफेशन प्रिपेयर्ड नहीं था। प्रोफेशन ने ये बताया कि हम शायद कॉम्पिटेंट नहीं है उस वक्त। ये फैक्ट है, हम माने ना माने, बुरी मतलब कि कड़वी बात है परंतु सच्ची है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हम में से कई लोगों ने ये डिस्क्लेमर दिया कि जी क्योंकि हमने वर्चुअली बैठ के किया तो हम इस पे कमेंट ही नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो आरबीआई ने ये पूछा फिर हमें ऑडिट करवाने की जरूरत क्या थी, फिर हमने फीस क्यों दिया। ये आरबीआई की बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन थी जब लोग मिले।
कि भाई अगर आपने यही कहना है कि वर्चुअल हम कर नहीं सकते ऑडिट, तो देन व्हाई शुड द ऑडिट बी गॉट कंडक्टेड इन दोस केसेस? तो फिर हम उन ब्रांचेस को एग्जाम कर देते हैं, और वो ब्रांचेस को एग्जाम कर देते हैं तो आपको फीस भी नहीं मिलेगी, उतने लोगों को काम नहीं मिलेगा। तो जरूरत इस बात की है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारी कंपिटेंस तो होनी चाहिए ना। ये तो कहीं कहने की जरूरत ही नहीं है, किसी भी प्रोफेशन में कंपिटेंस तो होनी चाहिए, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, कंपिटेंस होनी चाहिए। कंपिटेंस का मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर मुझे ऑडिट स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर भी, अगर मुझे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, तो मैं ऑडिट किस बात का कर रहा हूँ? इवन मैं सीएफओ किस बात का हूँ किसी कंपनी में, अगर मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नहीं पता तो? फिर वो ये कहता है कि भाई आपका जो भी आप काम करेंगे उसमें आप ये मान लीजिएगा कि आपका कहीं पे किसी भी तरीके से कोई एडवोकेसी थ्रेट नहीं होना चाहिए, और आपकी जो अपडेशन है कॉम्पिटेंस की वो होती रहनी चाहिए। कोई भी नई लॉ की चेंज आती है, वो लॉ की चेंज आपको इनवाइट करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी लॉ की चेंज। अगर आपको लॉ का ही नहीं पता, मैं आपको बता सकता हूँ, अभी हुआ, इसी साल में हुआ, कारो तो नहीं आ गई कंपनीज में, मेरे ख्याल सबको पता कारो का, तो नई कारो आ चुकी, कारो 20 आ चुकी, लोगों ने पुरानी कारो लगा दी। लिस्टेड कंपनी के केस की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। लिस्टेड कंपनी के केस में लोगों ने पुरानी कारों के साथ ऑडिट करके भेज दिया, आज एनएफआरए उनके अगेंस्ट एक्शन ले रहा। तो गलत कर रहा क्या? मेरे हिसाब से तो कहीं गलत नहीं कर रहा। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टूड इज कि भाई आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये सब चीजें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, और ये बेसिक प्रिंसिपल्स किसी भी प्रोफेशनल को फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप उनमें किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि ये तो मैं फॉलो करूंगा, ये मैं फॉलो नहीं करूंगा। कि मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं पर मैं डिसऑनेस्ट हो सकता हूं, ये तो नहीं हो सकता ना। आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, ऑनेस्ट भी आपको होना चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी लेवल भी होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इस बात की आपको कहीं पे इजाजत नहीं देता या आजादी नहीं देता कि आप इंडिपेंडेंट को भी खो दे या अपनी हॉनेस्टी को खो दे किसी भी सूरत में। अब मैं आ रहा हूं इसके ऊपर कि भाई जब आप इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, ये जो नया वॉल्यूम आया ना, वॉल्यूम 1, इसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस की बात बहुत ज्यादा की। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और जब इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो क्या इंडिपेंडेंस में आता? एक तो ये कहता कहीं पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपको। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कभी भी आप सपोज करें ऑडिट करने गए किसी कंपनी का, और उसमें आपकी वाइफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, घर पे तो आप उनके सामने बोल नहीं सकते, तो रिपोर्ट में बोल देंगे क्या? लिख पाएंगे क्या उनके अगेंस्ट कुछ भी? आपके फादर हैं एमडी है, आपके ब्रदर एमडी है, वो कहता है इवेल्युएट करो यार अपने आप को बिफोर यू टेक अप द असाइनमेंट, कि आपका कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें असाइनमेंट तो आपने ले ली पर आप उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाएंगे या उसके अगेंस्ट कुछ लिख नहीं पाएंगे। और यही बात सर्विस वालों के लिए है। इस बार एक चीज बहुत बढ़िया हुई है, वो मेरे ख्याल में, पता नहीं आपको मालूम या नहीं मालूम, जो कोड ऑफ कंडक्ट मुझे लागू है वही कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस वालों पे भी लागू है, जो लोग प्रोफेशनल सर्विस में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस में। कि आपने अपने पिताजी के यहाँ सर्विस कर ली, पिताजी की आपकी कंपनी है, आप सीएफओ बन गए उस कंपनी में,
तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई मैं बनूं या ना बनूं। कल पिताजी कहेंगे बेटा ये तो यही करना, इसी तरीके से होगी अकाउंटिंग, तो फिर क्या होगा? मैं उस तरीके से अकाउंटिंग कर लूं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आज तक लोग यही समझते आए थे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स इन प्रैक्टिस पे लागू हो। पहली बार कोड ऑफ कंडक्ट ने खुल के एक बात कही कि ये जो लोग सर्विस में हैं उन पे भी उतना ही लागू है। एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सर्विस में आ गया इसलिए मुझे पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। भाई सीएफओ बने हो तो जीएसटी की नॉलेज भी होनी चाहिए, इनकम टैक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की नहीं होनी चाहिए, वो बात मान ली आपने, क्योंकि आप ऑडिट नहीं कर रहे हो। परंतु जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो उसकी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो सर्विस वाला भी पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सर्विस में भी इंडिपेंडेंस चाहिए आपको। जब मैं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता हूं, आपने किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप सर्विस में हैं, सपोज कीजिए, पहली बात तो मैं वो कर रहा हूं, आप सर्विस में हैं, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो दिवाली पे आपके घर आ गया गोल्ड की चेन लेके, आपने एक्सेप्ट कर ली, ये अनएथिकल है। सिमिलरली अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशन में हैं, ऑडिट कर रहे हैं, फीस तो आपकी 10,000 रुपया है और क्लाइंट आपको देगा 50,000 का दिवाली पे गिफ्ट, तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आपका एल्योरमेंट हो गई, आपको लालच क्रिएट कर दिया उसने, आपकी इंडिपेंडेंस वहां पे जेपरडाइज हो गई। क्योंकि आपको ये लग रहा है यार 10,000 रुपया ही नहीं है सिर्फ फीस का, 50,000 रुपया दिवाली पे भी आना हर साल कुछ ना कुछ फॉर्म में। तो वो जो एल्योरमेंट है, जो एक लालच आपको वो दे गया है, उससे आपकी जो आजादी है अपना काम करने की वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही। तो ये कोड ऑफ एथिक्स इसी बात की बात कर रहा है कि भाई जब कभी भी आपको कोई असाइनमेंट आए आप उसको इवेल्युएट करें कि आपकी इंडिपेंडेंस तो जेपरडाइज नहीं हो रही। सेक्शन 141 जो कंपनीज एक्ट का है जो डिस्क्वालीफाई करता टू एक्सेप्ट एन ऑडिट असाइनमेंट, वो क्या है? वो भी इन्हीं बातों की बात करता कि भाई एक व्यक्ति इंडेटेड है कंपनी में, अगर आप ऑडिटर हो और कंपनी में आप कंपनी का आपने पैसा देना, तो वो क्या कहता कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, आपसे यही कहा जाता कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि अगर आप कंपनी का पैसा देना है, अगर आपने कंपनी का पैसा देना है और आप ऑडिटर हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। उसमें कंपनी ने आपके लिए गारंटी दी हुई है, आपने कोई लोन ले रखा है, कंपनी ने आपके लिए गारंटी दी हुई, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। कंपनी में आपने डिबेंचर्स में पैसा लगाया हुआ, अब आप ये कहेंगे यहां तो मैंने लोन दिया, लिया थोड़ी ना। तो वो ये कहता है कि भाई अगर आपने दिया भी है तो भी आपका इंटरेस्ट है ना कि आपको इंटरेस्ट आता रहे, कंपनी बंद नहीं हो किसी तरीके से और आप शायद उसकी मिस रिपोर्टिंग कर दें बेसिकली। तो ये सब चीजें, और इसीलिए ये कहा गया कि अगर आपने कंपनी की शेयर्स नहीं खरीदने, उस कंपनी के जिसके आप ऑडिटर हैं, आपने उनकी सिक्योरिटीज नहीं खरीदनी, उसमें आपको एक लिमिट दे दी गई कि इतनी लिमिट तक आप सिक्योरिटीज उसके खरीद सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं आप खरीद सकते। और अगर खरीदी है तो जिस दिन आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया उसके 6 महीने के अंदर आपको वो लिक्विडेट करना। ये सब चीजें आपकी आजादी को, आपकी इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करती है। इसीलिए आपसे यह कहा जाता है कि आपका कोई रिलेटिव भी नहीं खरीदे। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इसकी इम्प्लीकेशन बड़ी सिंपल है। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जिस दिन आप ऑडिट एक्सेप्ट करने लगे, आप अपने पास से डिक्लेरेशन नहीं देंगे, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, एक फाइल बनाएंगे बकायदा, और अपने सारे जो पार्टनर हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, उनसे ये पूछेंगे जो ऑडिट असाइनमेंट पे जाने वाले हैं कि भी आपका इस कंपनी से कोई इंडेटेडनेस, कोई आपने शेयर वगैरह, कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया दिया। वो ये आपको क्रिएट करना कागज अपने लिए। अब
पहले आप करते थे नहीं करते थे, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूँ, पहले भी करना चाहिए था, परंतु अगर आप नहीं भी करते थे तो कहीं ना कहीं चल जाता था, परंतु अब नहीं चलेगा किसी भी सूरत में। अब आके आपको जो पीयर रिव्यूअर है ना आपका, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, और वो क्वेश्चन पूछ के आपसे फाइल्स देखेगा कि वाकई में आपने जिस वक्त असाइनमेंट एक्सेप्ट की थी उस वक्त आपने उसका वो लिया था या नहीं लिया था, इंडिपेंडेंस का एक टेस्ट किया था आपने ऊपर या नहीं किया था, कि आपका कोई रिलेटिव तो इसके अंदर एमडी वगैरह नहीं है, इसमें मेजर शेयर होल्डर तो नहीं है कोई भी आपका रिलेटिव। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक और उन्होंने बात की, आपकी इंडिपेंडेंस किससे अफेक्ट होती है? डर से। आपने किसी ऐसे व्यक्ति का ऑडिट ले लिया जिसमें आप डर में कुछ लिख नहीं सकते। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट लेना जो है ना सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। मैं आज कोई रूलिंग पार्टी हो और उसका ऑडिट ले लूं, उस पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट ले लूं, मैं उसमें क्या लिख पाऊंगा कुछ? ये मुझे असेस करना पड़ेगा अपने आप में। और अगर मुझे ये लगता है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा और मेरी इंडिपेंडेंस जेपरडाइज होगी, कंप्रोमाइज होगी, तो मुझे नहीं लेनी चाहिए वो असाइनमेंट। मैं अगर बॉम्बे में सपोज कीजिए कोई डॉन है और उसकी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, और मुझे पता है कि अगर मैंने कुछ लिखा तो वो मैं कुछ और कर देगा, तो मैं नहीं लिख सकता ना। तो वो जो एक इंटिमिडेशन थ्रेट है, जो एक इंटिमिडेशन थ्रेट है, जो वाकई में खतरे का आपकी घंटी है, अगर वो आपके कहीं पे दिमाग में बज रही है कि भैया मैं इसको नहीं, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। बेसिकली आप किसी कंपनी का कंसल्टेंसी ले रहे हैं और उसी कंपनी के आप ऑडिटर हैं। आप टैक्स कंसल्टेंसी ले रहे हैं उस कंपनी की, टैक्स प्लानिंग, उस पर मैं बाद में भी आऊंगा, अभी भी बोल के जा रहा हूं आपको। आपकी ऑडिट फी तो 50,000, और 50,000 रुपये आपको उसकी टैक्स की कंसल्टेंसी मिलनी है, तो कहीं ना कहीं पे आपकी इंडिपेंडेंस तो कंप्रोमाइज हो सकती है। क्योंकि आपको ये मन में हमेशा रहेगा कि भाई मैं इस कंपनी का सिर्फ ऑडिटर ही नहीं हूं, कंसल्टेंट भी हूं। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जो काम मैंने ही किया है अगर मुझे उसी का ऑडिट करना है, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिपेंडेंस को। मैंने कोई एंट्रीज बता दी कि ये एंट्रीज कर लो, और वही मुझे ऑडिट करनी है, तो वो गड़बड़ काम है। अभी इसके अंदर क्लैरिफाई किया कोड ऑफ एथिक्स के अंदर, जो नया कोड ऑफ एथिक्स आया, कि आप क्लाइंट को कम से कम टैक्स की एंट्रीज बना के नहीं दोगे, ना डेफर टैक्स की ना करंट टैक्स की एंट्रीज बना के नहीं दोगे। आप उसको बता सकते हो, आप उससे डिस्कस कर सकते हो, परंतु अगर आपने लिख के ये दे दिया कि ये एंट्रीज आपने पास करनी है डेफर टैक्स की या करंट टैक्स की, तो फिर आपने उसी बात का तो ऑडिट करना है। वो आप अपना ही काम कैसे उस पर चेक करेंगे? क्योंकि मेकर और चेकर दो अलग अलग चीजें हैं। मेकर और चेकर एक नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो अगर मेकर और चेकर ही एक हो गए तो फिर गड़बड़ काम है। तो इसलिए यह कहा गया कि अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है, आपने किसी चीज की, आपने ये कहा कि भाई कंपनी लॉ की ये एक पर्टिकुलर इशू है इसके अंदर, आप इस पे ओपिनियन ले आइए, और ओपिनियन मेरे पार्टनर से ही ले आइए जाके, या मैं ही ओपिनियन दे देता हूँ। तो फिर आपने चेक क्या करना है? अगर आपने अपनी फर्म से ओपिनियन लेके दे दिया उसको, तो फिर तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो ही गया ना कहीं पे। आप अपनी फर्म के दिए हुए ओपिनियन को तो चैलेंज नहीं कर पाएंगे ना किसी भी सूरत में। और अगर आप नहीं चैलेंज कर पाएंगे, वही टैक्स के साथ है कि भाई टैक्स के अंदर कोई डिस्प्यूट आ रहा और आपने कहा यार मेरे पार्टनर से आप ओपिनियन ले लीजिए, और उसने ओपिनियन दे दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये मान के चलिएगा कि आपकी उसमें इंडिपेंडेंस जो है ना वो कंप्रोमाइज हो सकती है। और अगर वो इंडिपेंडेंस आपकी कंप्रोमाइज हो रही है बिकॉज ऑफ द सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तो आप पे ये कहा जा सकता है, आप पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर केस में ये होगा, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने ये माना कि आपकी इंडिपेंडेंस थ्रेटन नहीं होगी।
इस कोड ऑफ एथिक्स में और पिछले कोड ऑफ एथिक्स में एक ही फर्क, ये बताता है कि इंडिपेंडेंस का थ्रेट किन किन कारणों से हो सकता है और आप उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि स्टेप्स लेके आपने मिटिगेट कर लिया तो आप असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। परंतु अगर आपको ये लगता है कि इसमें मिटिगेशन नहीं होगा और आपको ये लगता है कि इसमें मेरी इंडिपेंडेंस थ्रेटन रहेगी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यही इस बार के कोड ऑफ एथिक्स में फर्क आया है। पहली बार शायद कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा है, पहली बार, और ये आप सबको मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक एडवोकेसी थ्रेट की बात होती है, आपने कोई अपना ही काम किया और आप उसी को लेके आगे चलें और आप ये कहें कि भाई ये, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, आप ऑडिटर हैं, आप कंपनी का आईपीओ आना है, पब्लिक इशू आना, आप उस पब्लिक इशू को बेचने के लिए रोड शो में शामिल होना शुरू होने, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे जो मैंने ऑडिट की फिगर्स की हुई है वो गलत है, आप यही कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और कल पता लगे गलत है तो क्या होगा। नॉर्थ में एक राइस कंपनी थी, उसका आईपीओ आना था, वो ऑडिटर घूमते रहे रोड शोज में और प्लेटफॉर्म्स व फोरम्स पे बैठते रहे हर जगह, अल्टीमेटली वाज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो अपने ही काम को आप एडवोकेसी कैसे कर सकते हैं कि मैंने जो किया ठीक किया, क्योंकि आप उसमें एडवोकेसी थ्रेट है, आप ये कह ही नहीं सकते ना मैंने गलत किया। जो फिगर्स आपने बैलेंस शीट में ऑडिट कर दी है आपको ये कहना ही पड़ेगा कि ठीक है और कल अगर वो गलत प्रूव हो जाती तो क्या होगा। आपको इससे भी बड़ा एक एग्जांपल देता हूं, जब आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट की बात करते हैं, एडवोकेसी थ्रेट की बात करते हैं, एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो ऑडिट किया उन्होंने, इनकम टैक्स में चले गए केस रिप्रेजेंट करने, केस रिप्रेजेंट किया, इनकम टैक्स ऑफिसर ने ये कहा कि भाई मैं ये खर्चे एज अनसब्सटेंशिएटेड, जिनके वाउचर्स नहीं है, उस पर डिसअलाउ कर रहा हूं। ये कहा भी सुनने वाली बात है, ये सब मेंबर्स पे, हम पे, सब पे लागू है ये बात, ये आपको बता रहा हूं। और इसमें ज्यादा गौर करने की बात है, क्योंकि हम सब लोग जिसका ऑडिट करते हैं छोटी फर्म में तो यही है, जिसका ऑडिट करते हैं उसके टैक्स रिप्रेजेंटेशन में भी जाते हैं। अब तो खैर वो हो गई आपकी फेसलेस हो गई, पहले तो फेसलेस नहीं थी, अब तो चेहरा ही नजर नहीं आता एक दूसरे का। तो आपने अगर एग्री कर लिया कि हाँ जी ये अनवाउच्ड एक्सपेंसेस है, तो क्लाइंट ने कहा यार तुम्ही ने तो ऑडिट किया था, तुम ही एग्री करा है एडिशन के लिए, और जब केस फाइल हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट तो ही वाज हेल्ड गिल्टी कि आपने ऑडिट किया। अगर आप ही कह रहे हो कि भाई अनवाउच्ड एक्सपेंसेस हैं, इनके वाउचर्स नहीं है, तो आपने ऑडिट किस चीज का किया था। इसीलिए जो नया कोड ऑफ एथिक्स आया वो ये कह रहा है कि ये बड़ा संभल के करिएगा कि आप उसकी अपील करें भी या ना करें। एडवोकेसी अपील है ना, एडवोकेसी। आप ये कहना चाह रहे हो जो मैंने किया वो ठीक किया। सपोज कीजिए किसी इनकम टैक्स के केस में ये पॉइंट है, अगर इसके ऊपर कोई चर्चा करना चाहे तो मैं चर्चा करने को तैयार हूं। अगर कोई व्यक्ति कोई असेसमेंट में आपको ये कह दे कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गलत दिखाया, आपने है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 12.5%, आपने दिखाया 10%, और उसके बेसिस पे कोई एडिशन कर दे और आप अपील में भी आप जाए और वो एडिशन सस्टेन हो जाए, तो ये आपके ऑडिट पे चैलेंज नहीं है क्या? आपके ऑडिट पे भी तो चैलेंज है ना। इससे ये भी तो प्रूव हो रहा है कि आपने जो ऑडिट किया वो ठीक नहीं किया। इसका मतलब आपने जो परचेजेस हैं या तो उनको इन्फ्लेट किया या सेल्स को सप्रेस किया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किया है ना। अगर अगला ये कहता है कि भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10% नहीं 12.5% है, आप अपील में जाते हैं, अपील में रिप्रेजेंट करते हैं और अपील में आप लूज कर जाते हैं खुद ही, यू आर अनएबल टू प्रूव दैट यू डिड द राइट थिंग, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या? डेफिनेटली आप पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आ सकता है।
इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये एक एडवोकेसी थ्रेट है, आप इसको अवॉइड कर लो, आप मत जाओ। कम से कम जिसने साइन की हो बैलेंस शीट, उसको टैक्स रिप्रेजेंटेशन में नहीं जाना चाहिए, उसको अपील में नहीं जाना चाहिए, अपील में किसी और को भेज दीजिए। अपना पार्टनर भी कोई और जा रहा तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। हालांकि फर्म का पार्टनर जाए तो भी एक कहीं ना कहीं विषय तो गंभीर है, परंतु ये यहां तक तो परमिटेड है कि आप अपने किसी दूसरे पार्टनर को भेज दें। परंतु अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं और आप ही ने साइन की हुई है और वहां पे आप एडिशन एग्री करके आ जाएं या आप अपील में लूज कर जाएं, तो ये आपके काम के ऊपर रिफ्लेक्शन है। यू कैन बी हेल्ड गिल्टी फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके ऊपर एनीबॉडी विल लाइक टू डिस्कस एनीथिंग? Sir, I am Iqbal, sir. First of all, I'm honored, sir. You are here with us. Thank you very much, sir. The honor is mine. Let me put it that way. और सर इसमें पॉइंट ये आ रहा है सर, जब भी हम कोई असेसमेंट करते हैं ना या कि अपील में जाते हैं, असेसमेंट जो हम करते हैं उसके कंप्लायंस जब हम करते हैं, हमारा ये होता है कि ये ऑन बिहाफ ऑफ हम क्लाइंट करते हैं उसकी असेसमेंट। उसमें क्या है सर, हम जो असेसमेंट करते हैं, हम आफ्टर डिस्कशंस, आफ्टर डेलिब्रेशंस विद द क्लाइंट जो है, हम किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हाँ जी। मेरा ये है इसमें सर, जैसे असेसमेंट हुई, कहीं पे असेसमेंट हुई, मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया, सब कुछ सब A to Z सही है सर, लेकिन असेसमेंट जब होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा डिमांड के पीछे होता है कि कितना टैक्स बढ़ेगा ये, और हमारा ये होता है कि कितना कम हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक सर, ऑनेस्टली, तो ऑन प्रैक्टिकल टर्म्स मेरे साथ असेसिंग ऑफिसर बात करता है, वो कहता है अच्छा तुम अपील में नहीं जाओगे ना, कल 40,000 रुपए की डिमांड में करता हूं, मैं इसको एडिशन करता हूं, जीपी को बढ़ा देता हूं या रेट लगाता हूं या कुछ भी, कोई भी एडिशन में करता हूं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद माय प्रोफेशन और विद माय ऑडिटिंग ओनली। वो उसका पर्पस उस टाइम होता है, एसएससी जो है वो एग्री करता है सर कि मैं अपील में नहीं जाऊंगा, तुम एडिशन जो है एक्सेप्ट कर लो, तो ये आती है उसमें प्रॉब्लम सर। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब मैं अपील पे जाता हूं सर, अपील देखिए सर, किसी का केस अपील में चला जा सकता है, मैंने ऑडिट किया, सब कुछ सही किया, मैं एज पर माय व्यू मैंने सब कुछ सही किया, सब कुछ कंफर्मेशन है वगैरह वगैरह सब कुछ है, बट इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल कि मुझे रिलीफ मिलता है अपीलेट कमिश्नर से। तो उसमें जो है, उस पे भी मैं अपने क्लाइंट के साथ डेलिब्रेशंस करता हूं कि अगर ये पॉइंट जो है इस पे हम करेंगे, वो कहता है ठीक है मैं IT-80 पे नहीं जाऊंगा, तो यहीं पे तुम स्टॉप कर दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इसमें कॉस्ट ऑफ अपील का होता है ना सर, मेरी फीस जो है उसमें स्टेट पे होती है। वो क्लाइंट कहता है मुझे ये सीए जो है ये मुझे यहाँ पे भी पैसा मांग रहा है, उधर भी मांग रहा है, अपीलेट पे भी, कल को ट्रिब्यूनल पे भी मांगेगा फिर मुझे पैसा। तो ये चीजें जो है सर, ये डिसाइड होती है आफ्टर टेकिंग कॉन्फिडेंस ऑफ दिस क्लाइंट सर। ये मेरी इसमें अगर मैं कोई चीज एग्री करता हूं ना सर, वो मैं इसलिए नहीं करता हूं आई एम बिकॉज आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, I can agree or disagree if my client permits me, sir. इकबाल जी, मैं आपकी बात से तो सहमत हूँ, आई एग्री विद योर व्यू पॉइंट, पर इसमें एक ही काम करिएगा कि जब कभी किसी एडिशन पे एग्री करना हो तो आप नहीं एग्री करेंगे, क्लाइंट को एग्री करने दीजिए। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? जी समझ रहा हूँ। You as a chartered accountant will not agree. Let the client agree. Let the client give in writing कि I agree. अब सर मेरी बात सुन लीजिए पहले। जी मेरी बात सुन लीजिए। जी आप क्लाइंट के साथ कुछ भी डिस्कस करें, पर ऑन रिकॉर्ड आपकी एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए कि आप एग्री कर रहे हैं। आप अगर मेरा ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप मेरा अभिप्राय अगर समझ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल क्लियर हूं। क्लियर है सर। मैं अपने आप का काम करके फिर ये नहीं कह सकता कि आप इसमें एडिशन कर दीजिए क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का। क्लाइंट को एग्री कर दो ना। क्लाइंट ने मुझे जो दिखाया मैंने उसका ऑडिट किया। जी सर। अब क्लाइंट अपना कहीं पे एग्री और करके आ गया, उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है।
एग्जैक्टली मैं खुद एग्री करके आ गया तो मेरी जिम्मेवारी है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। जी जी सर, ये पॉसिबल हो रहा है फेसलेस में, ये पॉसिबल हो रहा है फेसलेस में सर। नहीं, इवन अदरवाइज भी पॉसिबल था, मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्लाइंट को साथ लेके जाते थे, क्लाइंट से साइन करवाओ ना नोट शीट, बात खत्म हो गई। आप उस दिन की अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करवाओ, आप क्लाइंट से साइन करवाओ ना नोट शीट, क्या दिक्कत है? तो एग्जैक्टली मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि जो एग्रीमेंट करना है एडिशन का, वो आप नहीं करेंगे। एडिशन का एग्रीमेंट आप ये नहीं कहेंगे कि मैं एग्री करता हूं, क्लाइंट को एग्री करने दीजिए, फिर क्लाइंट आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता ना, एग्जैक्टली सर। क्योंकि मैंने नहीं किया एग्री। अगर मैं एग्री करके आता हूं तो क्लाइंट मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कि ही कॉज्ड मी द लॉसेस। अगर वो खुद एग्री करता तो मेरे को क्या कसूर है भाई? तुमने किया, मैंने तो किया ही नहीं एग्री। मैं तो आज भी यही कहता हूँ, जो आपने किताबें दिखाई थी वो उसके हिसाब से था। एग्जैक्टली सर, तो अंडरस्टूड। मैं इसी बात पे हूं, सिर्फ अपील में जाऊं तो मैं ये कहूँ यार तुम किसी और एडवोकेट को कर लो। अगर मुझे लगता है कि केस डाइसी है तो मैं कहूँगा किसी और वकील को कर लो। मुझे इसके बियॉन्ड कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्योंकि उसपे हूँ, मीडिया पे हूँ, कि भाई आप किसी और वकील के साथ कर लो। क्योंकि अगर कल वो अपील में सस्टेन होता है तो क्लाइंट कैन एक्चुअली कम बैक टू मी। अगर कोई किसी और ने अपील करवाई तो मेरा क्या कसूर है यार? क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैं अपने काम को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक था, और ये प्रूव हो गया कि मैं गलत था। जी सर। तो फिर क्या होगा? ये देखिए, जब तक तो एडिशन है ना 10, 20, 25, 30 हजार का, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एडिशन होता है ना करोड़ों में, जी फिर सर। दिक्कत होती है। फिर क्लाइंट को बहुत दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता। और उसके पेट में दर्द हो भी ना हो, उसके जो और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त जा रहे हैं उनके पेट में बड़ा दर्द होता है। वो जाके उसको बता देते हैं कि भैया ये तेरा नुकसान करवा दिया इसने, कर इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कहीं ना कहीं। जी सर। क्योंकि अपने यहाँ तो हमारी दोस्त हमारे पेट में लात मारते हैं, बाकी थोड़ी लोग मारता। जी सर। तो मेरा, इफ यू हैव अंडरस्टूड मी वेरी करेक्टली, अंडरस्टूड सर, आप अंडरस्टूड। करें। हाँ, आप रिप्रेजेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिप्रेजेंट मत करें केस को, परंतु अगर एडिशन होना है तो एडिशन में आप एग्री नहीं करेंगे, एडिशन में एग्री करेगा क्लाइंट। जी सर। एडिशन को मैं एग्री नहीं करूंगा, मैं कोई उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करूंगा। एडिशन के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा क्लाइंट। थैंक यू मैं सर। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपको। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एनीवन एल्स? एक सर वो चैट बॉक्स पे एक क्वेरी रखी हुई है तौसीफ जी, दैट जो हम डेटा ले लेते हैं फ्रॉम क्लाइंट डायरेक्टली, इज इट सेल्फ थ्रेट? क्लाइंट से डेटा, जो डेटा आता है जीएसटी रिटर्न्स के लिए, तो वी जस्ट सिंपली सेंड इट टू आवर टीम और वो अपलोड मार देते हैं, रिटर्न फाइल होगी। लेकिन जो वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट का, इज इट अ पॉइंट ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट और नॉट? मैं आता हूँ उस पर, आई विल कम टू दैट। बट बिफोर दैट, मैं जो आपसे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, बार बार सेल्फ रिव्यू थ्रेट की बात कर रहा था, एल्योरमेंट की बात कर रहा था, मेकर चेकर की बात कर रहा था, आपका जिसमें आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा था, जो भी मैं ये बातें कर रहा था, एडवोकेसी थ्रेट की बात कर रहा था, ये डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है आज की डेट में, ये ध्यान कर लीजिएगा। इट इज ए मस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस टुडे। जब कभी आप ले, आपके पॉइंट का मैं जवाब देता हूं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स और हैं, उसके साथ में उसका जवाब आ जाएगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहता है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, कि भी जो एनी प्रोफेशनल हैज टू बी ऑब्जेक्टिव। आपको बायस नहीं होना, आपको प्रेजुडिस नहीं होना कि उसने मेरी फीस नहीं दी पिछले साल की तो इसलिए मैं उसको कहीं पे और मारूंगा, क्वालिफाई करूंगा, या उसके सीएफओ ने मेरे साथ बिहेव ठीक नहीं किया तो मैं उसको मारूंगा। ये नहीं हुआ। आपने रिपोर्ट वही करना है जो फेयर है, और क्योंकि आपका उसके साथ कोई अच्छा रिलेशन है, इसलिए भी आपको ये नहीं करना कि भाई आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो, आपने रिपोर्ट वो कर दिया जो रिपोर्ट नहीं करना चाहिए था, या वो रिपोर्ट नहीं किया जो रिपोर्ट करना चाहिए था। So you have to be absolutely objective in your judgment.
You don't have to be biased, you don't have to be prejudiced for any reason. ना तो आप फेवरेबल ओपिनियन उसके लिए क्रिएट करेंगे, ना आप उसके लिए कोई अनफेवरेबल ओपिनियन क्रिएट करेंगे for the circumstances which exist at a particular point of time. As a professional, you have to be objective, and the most important thing is what is expected of you is the professional behavior. Professional behavior का क्या मतलब है? You have to be humble, you have to have humility. लोग ना humility को एक weakness समझते हैं. Weakness नहीं है, humility is a virtue. Humility जो है ना बहुत बड़ा गुण है. अगर आप झुक के चलते हैं किसी के साथ तो वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो आपका गुण है. हम लोग कई मानों में उसको समझ लेते हैं कि यार ये कमजोरी है इस व्यक्ति की कि हमेशा झुक के ही चलता. वो ऐसा है नहीं. बेसिकली ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू इन योर लाइफ. परंतु उससे ज्यादा जरूरी है मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर. क्योंकि उसने मुझे एंगेज क्यों किया? इसलिए तो एंगेज नहीं किया कि मैं अमरजीत चोपड़ा हूँ, इसलिए नहीं एंगेज किया कि खाकी भाई हूँ, इसलिए नहीं किया कि मुस्तफा भाई हूँ. नो, ना इकबाल जी. वो एंगेज मुझे करता, क्यों एंगेज करता है? क्योंकि मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री. मैं एक प्रोफेशनल हूँ जिनकी सेवाएं वो लेना चाहता है, तो मुझे उसके साथ प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा. प्रोफेशनली बिहेव करने का मतलब क्या है? कई बार उसकी किताबें मेरे यहाँ आती है. अब जैसे आपने डेटा की बात की, उसने मुझे अपनी बुक्स दे दी. टैक्स ऑडिट तो हमें पता ही है ना कि हम किस तरीके से करते हैं. उसके यहाँ जाके तो करते नहीं, किताबें उसी की आती है हमारे यहाँ प्राइमरली. उसकी किताबें मेरे यहाँ आ गई. अब उसने फीस नहीं दी मुझे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और वो कह रहा मेरी किताबें लौटा दो. मैं कहता हूं जब तक तुम फीस नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारी किताबें वापस नहीं करूंगा. ये नहीं कर सकता मैं. इस पे देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, नंबर ऑफ जजमेंट्स, जिसमें ये बड़ा क्लियर है कि अगर, क्योंकि आपका राइट किसके ऊपर है? आपके वर्किंग पेपर्स के ऊपर. आप अपने वर्किंग पेपर रिटेन कर सकते हैं, आप क्लाइंट की किताबें रिटेन नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते उसने मेरी फीस नहीं दी इसलिए मैं उसकी किताबें नहीं दूंगा. क्योंकि आपकी ड्यूटी क्या थी? आपकी ड्यूटी ये थी कि आप उसका ऑडिट कहाँ बैठ के करते हैं? उसके यहाँ पे. आपने तो किताबें उसकी अपने यहाँ मंगवाई फॉर योर कन्वीनियंस, नॉट फॉर ब्लैकमेलिंग. कभी तुम अगर मेरे को किताबें चाहिए तो मेरे को मेरी फीस दे के जाओ. 5,000 थी, 5,000 की जगह 10,000 दे के जाओ तो किताबें दूंगा, नहीं तो किताबें नहीं दूंगा. दिस इज कॉल्ड अनप्रोफेशनल बिहेवियर. तो इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. इस पे कितने केसेस हैं मैं आपको बता नहीं सकता. ऐसे केसेस हैं जहां पे मेल्स एक्सचेंज हुई और मेल्स के अंदर आपने उस जो लैंग्वेज भी यूज की वो लैंग्वेज बड़ी डर्टी थी. आपने थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज की. साउथ का केस था, उसमें उसने ये कहा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं आपकी रिपोर्ट बैंक में दे दूंगा, अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं इनकम टैक्स में ये रिपोर्ट कर दूंगा. इट इज कॉल्ड अनबिकमिंग ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आपका जो प्रोफेशनल बिहेवियर है ना वो बहुत जरूरी है. और प्रोफेशनल बिहेवियर ये कहता है कि आपको एज ए प्रोफेशनल ही बिहेव करना है किसी के साथ. आप फीस मांगिए, आपका राइट है फीस मांगने का, परंतु आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप फीस नहीं दोगे तो मैं ये और कर दूंगा आपके साथ. और जिस दिन आपने ये मेल में गलती से भी लिख दिया या व्हाट्सएप में लिख दिया, उस दिन आप फंस गए. अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई तो ये थोड़ा सा झुक के चलने वाली जो बात है, प्यार से आप क्लाइंट को कितना भी मार लीजिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बी हम्बल, बी फर्म. आप पोलाइट हो बट फर्म हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप र्यूड नहीं हो सकते. आप अनप्रोफेशनल नहीं हो सकते अपने बिहेवियर के अंदर. ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है. और एक बात जो और बहुत जरूरी है, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट. जिस क्लाइंट का आपने काम किया है
उसकी इंफॉर्मेशन आप किसी और को डाइवर्ज नहीं कर सकते बिना उसकी कंसेंट के, या अगर लॉ में जरूरी हो कि आपने डाइवर्ज करनी, क्योंकि जैसे सेक्शन 143(12) है कंपनीज एक्ट का, आज आपको वो ये कहता है कि भाई अगर आप कहीं पे आपको फ्रॉड नजर आता है या आपको लगता है कि ये फ्रॉडलेंट सिचुएशन है, तो आप एमसीए को आके रिपोर्ट करोगे फ्रॉड, वहां तक ठीक है, आप रिपोर्ट करिए। आपको जो ब्रांच ऑडिट का लेटर आता है, जब कभी आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ब्रांच ऑडिट करते हैं, क्योंकि जेके बैंक का मैंने कभी किया नहीं इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि क्या पोजीशन है, परंतु पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जब कभी भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसके अंदर एक लाइन लिखी होती है that if you come across any fraud, please report it to the Reserve Bank of India. वो आप कर सकते हैं, उसमें आपकी वो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपको जो अपॉइंटमेंट दी गई थी उसके अंदर ही आपको ये राइट दिया गया। हाँ, आपको कोर्ट का नोटिस आता है कि आपको समन किया गया, आप जाइए, परंतु आप किताबें प्रोड्यूस उसकी करें, वो नहीं आप करेंगे, किताबें तो क्लाइंट के पास। आप वर्किंग पेपर, आपसे वो कह सकता कि वर्किंग पेपर अपना दिखा दीजिए, वर्किंग पेपर दिखा दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। साउथ का ही केस था, उसमें उसने पार्टी से फीस मांगी, पार्टी ने फीस नहीं दी, तो उसने बैंकों को लिखना शुरू कर दिया कि भाई इसमें ये और गफलत है। तो आप वो नहीं कर सकते ना अपने क्लाइंट के अगेंस्ट। आप जो क्लाइंट की आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी। पहले हम जब लेक्चर देते थे, आपको मैं बता रहा हूँ, बैंक ऑडिट के ऊपर खास तौर पे, तो हम ये कह देते थे कि इन दिस एंड दिस पार्टीज केस, तो हम नहीं बोलते, अब हम ये कहते हैं इन ए केस विच वी ऑडिटेड, विदाउट मेंशनिंग द पार्टीज नेम। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स वो दे दीजिए जो भी आपने देना, परंतु आप पार्टी का नाम नहीं देंगे, बैंक का नाम नहीं देंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना आपका काम है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। हम में से कई व्यक्ति, हम कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम ये करते हैं कि भाई हम किसी से बात कर रहे हैं तो अपने आप को दिखाना तो चाहिए ना कि मैंने कौन कौन से क्लाइंट किए हैं और उसमें मैंने क्या क्या पकड़ा है। तो मैं वो कहना शुरू कर देता हूँ, अरे उसमें क्या यार, वो कंपनी में ना मैंने ये निकाल दिया, और वो जाके कहीं और बोल दे तो आई मीन सूप, इफ वी कैन प्रूव इट द अदर वे अराउंड। आई शुड नॉट डू दैट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट की गोपनीयता जो है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, वो मेंटेन करनी है हर सूरत में। तो मैं किसी भी सूरत में वो रिस्क नहीं लूंगा कि उसका कोई भी काम, ये एम्प्लॉइज पे लागू होता है, ये सेम चीज एम्प्लॉय पे भी लागू है कि एम्प्लॉय भी अपने, जहां पे आप एम्प्लॉयड हैं, एक सीएफओ ने यही किया कि सीएफओ ने बैंक से लोन करवाया, फिर बैंकों को लिखना शुरू कर दिया, इनकम टैक्स में लिखना शुरू कर दिया, एमसीए को लिखना शुरू कर दिया। आप नहीं कर सकते, आप एम्प्लॉयड हो वहां पे, यू आर ए प्रोफेशनल देयर, आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं फाइल कर सकते। परंतु आज की डेट में एक क्लॉज आया नॉकलर का, वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, उसमें आपकी क्या ड्यूटीज है वो एक अलग बात, वो एक अलग बात। परंतु जहां पे मैंने कहा, जहां पे लॉ रिक्वायर करता है वहां पे आप रिपोर्ट करिए ना, आपको किसी ने मना नहीं किया। परंतु जहां पे लॉ नहीं चाहता वहां पे आप अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी को भी दे नहीं सकते। फिर ट्रुथफुलनेस है, एक प्रोफेशनल की ये भी ड्यूटी है कि he has to be truthful to the client, truthful of the information also। जब आप सीवी भी बनाते हैं ना फर्म का, तो कोई ऐसी चीज मत लिखिए जो आपने कभी की ना हो। आपने लिख दिया मेरा ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस है, ये भी एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आपको काम मिल गया, और कल ये प्रूव है कि आपने ये काम कभी किए नहीं थे, तो दिक्कत वाला काम है।
because that's not ethical. That's definitely not ethical what you are doing. So what I am trying to say is, be very clear as to what are the ethical practices. अब मैं कुछ केसेस पे आ रहा हूँ जो प्रैक्टिकल आपने, क्योंकि प्रदीप भाई आपने जो पूछा है और जो आपने बोला है वो है कि भाई प्रैक्टिकल क्या हो रहा है कई केसेस में बेसिकली। अब मैं कुछ चीजों पे आ रहा हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। मैक्सिमम डिसिप्लिनरी के केसेस हमारे किस बात पे आ रहे हैं? ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है एज ए प्रोफेशनल, कई चीजें मुझे करनी चाहिए, मैं नहीं करता हूं, और क्योंकि नहीं करता हूं इसीलिए केसेस बढ़ते हैं। मैंने एक बात आपसे बोली थी, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी बायस, मैक्सिमम कंप्लेंट्स हमें कहां से आ रही है? क्योंकि पिछले 4 साल, ये 12 फरवरी को मैं रिटायर हुआ इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी से, ये तो 4 साल तक मैं गवर्नमेंट का नॉमिनी था अभी डिसिप्लिनरी कमेटी में। ये 4 सालों में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैक्सिमम केसेस आ रहे हैं हमें जब 2 पार्टनर्स का आपस में झगड़ा होता, सीए पार्टनर्स का नहीं, जिनका आप ऑडिट कर रहे हैं उन पार्टनर्स का आपस में झगड़ा होता, 2 डायरेक्टर्स का झगड़ा होता, कंपनी के शेयर होल्डर्स का झगड़ा होता, सोसाइटी के मेंबर्स का झगड़ा होता, मठ वालों का झगड़ा होता। मैं कहता हूं अगर आप साउथ में हो ना तो किसी मठ का ऑडिट मत करना, किसी मंदिर का ऑडिट मत करना, क्योंकि वो जब 2 पुजारी लड़ते हैं ना आपस में तो पहली कंप्लेंट वो सीए के अगेंस्ट फाइल करते हैं। पता सबको होता है कि क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे अकाउंट्स में। जब आप किसी, अगर आप बॉम्बे में हैं तो बॉम्बे में मैक्सिमम क्या केसेस हमारे पास कहां से आते हैं, जो ये हाउसिंग सोसाइटीज है उनके मेंबर्स, जब सोसाइटी के मेंबर्स आपस में लड़ते हैं तो वो सीए को पकड़ लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ बॉम्बे में हो तो कभी किसी हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट मत करना, साउथ में हो तो किसी मठ का ऑडिट मत करना, किसी मंदिर का ऑडिट मत करना, क्योंकि जहां पे आपने वो ऑडिट किया वहां पे आप फंस गए। ये आपको बता सकता हूँ जहां पे उनका झगड़ा हो। और वैसे कभी किसी कंपनी में जब 2 डायरेक्टर्स का झगड़ा होता तो आप किसी एक डायरेक्टर के साथ खड़े मत होइएगा। आपको किसी ने, डायरेक्टर ने दे दिया अपना डीएससी, या आपने अपना डीएससी किसी डायरेक्टर को दे दिया। हमारे यहाँ तो ये बहुत चलता है ना कि हम अपना डीएससी दे देते हैं किसी को और वो मेरा डीएससी लगा के इंफॉर्मेशन फाइल कर देता, पर्टिकुलरली आरओसी वगैरह में, और वो कल आरओसी में इंफॉर्मेशन गलत नजर आती है तो क्या होता? मैं फंसता हूँ। मैं ये कहता हूँ मैंने नहीं लगाया सर, ये तो इसने लगाया। वो कहता भाई डिजिटल सिग्नेचर अपने दिए क्यों थे इसको? कैन यू गिव योर डिजिटल सिग्नेचर्स टू समबडी? आप अपना अंगूठा दे सकते हैं क्या किसी और को कि लगा ले इस पे, जहां पे भी लगाना हो? नहीं लगा सकते। ऐसे ही अगर किसी क्लाइंट ने मेरे को डाटा दे दिया अपना और उसने अपने डीएससी दे दिए तो मैं उसका मिसयूज नहीं कर सकता हूं। मुझे उस डाटा को भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि डाटा उसका ठीक है या नहीं है ठीक। मैं ये नहीं कह सकता उसने मुझे डाटा दिया था मैंने अपलोड कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उसने मुझे टर्नओवर का डाटा दिया और अगर मैंने उस पर लिखना है कंपाइल्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी करके करना है और फिर अपलोड करना है तो वेरीफाई तो करूंगा ना उस डाटा को, चाहे उसके सिग्नेचर के लिए अपलोड करना। परंतु उस डाटा पे अगर मेरी कहीं मोहर लग गई है, अगर मेरी स्टैंप लग गई है कहीं पे, तो मेरी बिना वेरिफिकेशन के वो डाटा नहीं जा सकता किसी भी सूरत में, और अगर चला गया तो मैं फंसा हूं। और मेरे डिजिटल सिग्नेचर किसी के पास चले जाए, ये तो बहुत केसेस है इंस्टीट्यूट में।
जहां पे लोगों को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए होल्ड अप वो हुआ, गिल्टी करार हुआ। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने डिजिटल सिग्नेचर किसी को दिए हुए, मेरे डिजिटल सिग्नेचर तो मेरे हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर क्या अंगूठा है, सीधी सी बात है। डिजिटल सिग्नेचर हैव टू बी, अगर हमारी समस्या क्या है, जब हम फर्म में भी होते हैं तो यहाँ तो किसी आर्टिकल को देते हैं या किसी एम्प्लॉय को देते हैं, पर उसको भी दें तो ये वेरीफाई तो कर लें कि ठीक यूज हुआ या नहीं हुआ, और अगर नहीं यूज हुआ तो ठीक, तो फिर तो कहीं ना कहीं हम गिल्टी करार होंगे ही होंगे बेसिकली। तो जब दो पार्टनर्स का झगड़ा होता तब फंसता हूँ, डायरेक्टर्स का होता तो फंसता हूँ, शेयर होल्डर का होता तो फंसता हूँ, या आजकल मैक्सिमम कंप्लेंट्स मेरी बैंक से आ रही जहां पे मैं कॉन्करेंट ऑडिटर हूँ। जिस ब्रांच में फ्रॉड होता वहां पे कंप्लेंट हो जाती है, या जो ईडी या सीबीआई वाले हैं वहां से कंप्लेंट आ रही है, क्योंकि आजकल आपको पता है इंस्टॉलमेंसी बैंकरप्सी के केसेस बहुत हैं। आईबीसी एक्ट के बाद तो केसेस ही केसेस है ना आईबीसी के पास, एनसीएलटी के पास, तो वहां से केसेस बहुत आते हैं कि किसी की स्टॉक रिटर्न फोर्ज्ड है, किसी की कुछ और फोर्ज्ड है, सब कुछ गड़बड़ है, तो वहां से केसेस बहुत आ रहे हैं। टैक्स ऑडिट के केसेस की तो मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं। टैक्स ऑडिट के केसेस में जिस तरीके के आ रहे हैं वो एक अलग ही कहानी है। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि कहां से केसेस आ रहे हैं और किस तरीके के केसेस आ रहे हैं। अब मैं आपको एक टैक्स ऑडिट केस के ऊपर लेके चलूं कि टैक्स ऑडिट तो हम सब कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे होंगे खूब। एक व्यक्ति ने तो वेस्ट बंगाल में 4400 कुछ टैक्स ऑडिट किए सिर्फ एक साल के अंदर। प्रोप्राइटर है, बोरो में ही आते होंगे वो टैक्स ऑडिट, ये तो हम मानेंगे। ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है, अपनी यहाँ तो उसने स्टैम्प बना के दे दी होगी, लगाते रहो भाई बैठे हुए। 4400 टैक्स ऑडिट करना संभव है क्या किसी व्यक्ति के लिए? नहीं है, किए हैं। एक कंप्लेंट आई हमारे पास सीबीआई से, ईडी से, कि ये फर्म का टैक्स ऑडिट हुआ, अहमदाबाद की कंप्लेंट है। आजकल अहमदाबाद का नाम लेना बड़ा डेंजरस है, पर ले रहा हूं। उन्होंने कहा ये कंप्लेंट आई है हमारे पास और ये कह रहे हैं, और ये कंप्लेंट ये है कि भाई इस नाम की फर्म का टैक्स ऑडिट तो हुआ, ये फर्म उस एड्रेस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। ये हम सब के लिए है, जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पे कनेक्टेड है ना, उन सब के लिए, 49 लोग हैं कनेक्टेड इस वक्त, ये सब के लिए ये बात बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा ये टैक्स ऑडिट हुआ परंतु इस एड्रेस के ऊपर वो फर्म एग्जिस्ट नहीं करती। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट नेचुरली प्रोसीडिंग शुरू हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा गया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमने पूछा कि भाई तुमने टैक्स ऑडिट कहाँ बैठ के किया? बोला जी अपने ऑफिस में बैठ के किया। बहुत बढ़िया बात। हमने कहा इस बैलेंस शीट में स्टॉक्स हैं, आपने कभी स्टॉक्स वेरीफाई किए? बोले स्टॉक्स में क्यों वेरीफाई करूंगा, मैंने लिखा हुआ बैलेंस शीट के अंदर एज सर्टिफाइड एंड वैल्यूड बाय द मैनेजमेंट। हम सब यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम। हमने कहा भाई ऐसे 501 तो कुछ और कहता, अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ूं तो कुछ और कहता। वो तो ये कहता मेरी ड्यूटी है, इवन एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन प्रेजेंट होना भी मेरी ड्यूटी है, स्टॉक्स को रिकंसाइल करना मेरी ड्यूटी है, और वैल्यूएशन तो इन एनी केस मेरी ड्यूटी है ही है। वैल्यूएशन आई कैन नॉट रिलाई अपॉन व्हाट द मैनेजमेंट सेज,
नहीं तो मुझे ये लगाने की क्या जरूरत है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो हुआ या नहीं हुआ, फीफो लगा या नहीं लगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट लगी या नहीं लगी, कॉस्ट लगाई या नहीं लगाई, नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं है ना अगर मैनेजमेंट नहीं सर्टिफाई करके देना। फिर हमने उससे कहा भी इसमें कैश इन हैंड बहुत ज्यादा आ रहा, तो आपने कैश इन हैंड वेरीफाई किया? कहते नहीं मैंने आपको बोला, मैं तो उनके प्रीमाइसेस पे गया ही नहीं, और मैंने तो जो कुछ किया अपने ऑफिस में बैठ के किया। तो हमने उससे अगला क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम इसके पार्टनर से मिले, मालिकों से मिले इस फर्म के? तो मैं नहीं मिला जी किसी मालिक से, मैं किसी मालिक को नहीं जानता। मेरे पास तो उनका अकाउंटेंट किताबें ले आता था, वो बैलेंस शीट बनती थी, वो साइन करवा के पार्टनर से लाता था, मैं उसके ऊपर साइन कर देता था। आप बताइए कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो हुआ ऑडिटिंग का? क्लाइंट की केवाईसी तो करनी है आपको, आप क्लाइंट की केवाईसी करोगे नहीं करोगे? नो योर कस्टमर बैंक में भी करता है ना केवाईसी, बैंक वाला जब आप डिपॉजिट भी करवाने जाते हो, यहाँ तो मेरे सिग्नेचर लगने हैं। बैंक वाला तो आपसे जब पैसे आप जमा करवाने जाते हो तो आपकी केवाईसी करता, देने के वक्त नहीं करता, लेने के वक्त करता आपसे केवाईसी। बोला जी मैं तो कभी किसी पार्टनर से मिला ही नहीं। मैंने कहा भाई तुम किसी पार्टनर से नहीं मिले, तुमने स्टॉक वेरीफाई नहीं किया, तुमने कैश वेरीफाई नहीं किया, तुमने किसी क्रेडिटर से, किसी डेटर से, किसी एडवांस वाले से कोई कंफर्मेशन नहीं ली। आफ्टर ऑल से 505 भी है, वो कहता भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन जरूरी है, आपने उससे भी कुछ नहीं लिया, तो आपने किया क्या? कह लगे जी आप आ जाइए, अहमदाबाद में ऐसे ही चलता। मुझे पता नहीं श्रीनगर में क्या चलता, ये मुझे नहीं पता वैली में क्या चलता, मोस्टली हिस्सों में यही चलता। परंतु मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैंने नहीं किया, 501 मैंने वेरीफाई नहीं करवाया, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपनी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट ही नहीं की, तो मैंने ऑडिट क्या किया? और वो ये कह रहा कि इस फर्म को, ये फर्म उस एड्रेस के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, सीबीआई और ईडी वाले ये कह रहे हैं, तो आप छोड़ देंगे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या? नहीं छोड़ सकते। So what I am trying to say, Khatib ji, is that somewhere or the other हमें ये जागना पड़ेगा टैक्स ऑडिट के केस में। स्टॉक की वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन की ड्यूटी मेरी है। ये जितने भी नॉन कारपोरेट एसेसीज हैं, नॉन कारपोरेट एंटिटीज हैं, इनमें मैं 3CB में रिपोर्ट देता हूँ, 3CA में नहीं देता हूँ। 3CA में उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट हो चुका होता है, 3CB में उसका ट्रू एंड फेयर व्यू मैं डिटरमिन करता हूं, और अगर ट्रू एंड फेयर व्यू मैं दे रहा हूं, अपना ओपिनियन उस पर दे रहा हूं, तो मुझे वो सारे प्रिंसिपल्स ऑडिटिंग के लगाने पड़ेंगे, और SS 700, 705, 706 सारे लगाने पड़ेंगे जो मुझे लगाने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा। तो मेरी आप सब लोगों से एक ही दरखास्त है कि टैक्स ऑडिट वाला कहीं से भी आए, एक बार उसको ऑफिस जाके विजिट तो कर लो यार, उसके पार्टनर से, उसके प्रोप्राइटर से मिल तो लो, उनके डायरेक्टर से मिल तो लो। एक और केस बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो वेस्ट का था, वो भी वेस्ट का था, अहमदाबाद भी वेस्ट में ही है। उसमें कंप्लेंट ये फाइल हुई, जिस व्यक्ति ने ऑडिट किया था उसने कंप्लेंट फाइल की कि भाई जो नया ऑडिटर है, मेरा ये ऑडिट चला गया, और जिसने नए ऑडिटर ने मेरी फीस नहीं दिलवाई। क्योंकि आपको सबको पता है कि
अगर किसी व्यक्ति की ऑडिट फीस ड्यू है और बैलेंस शीट में क्रेडिटेड है ऑडिट फी, तो आप उसका ऑडिट ले नहीं सकते जब तक उसकी फीस पे नहीं हो जाए। आप ये नहीं कह सकते क्लाइंट ने कहा जी मैंने कैश में दे दी, कैश में जब तक उसकी रिसीट नहीं होगी व्यक्ति की जिसने पिछला ऑडिट किया तब तक आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये वॉल्यूम 2 के अंदर बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये इंटरनल रेगुलेशन है इंस्टीट्यूट का। तो उसने कहा जी मेरी फीस पे नहीं हुई। न्यू ऑडिटर ने बोला कि जी फीस है ही नहीं किताबों में, बैलेंस शीट में कोई फीस ही नहीं है, फीस इज 0 और पेमेंट बाय चेक हुई है। तो पता क्या लगा, एक अकाउंटेंट थे बीच में जो टैक्स ऑडिट लेके आते थे, जो एक प्रैक्टिस भी है, हमें भी पता है प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं पर, वो लेके आते थे। और वो लेके आते थे, सपोज कीजिए फीस है 10,000 रुपया, वो 2,500 से 3,000 रुपया तो रखते थे अकाउंटेंट साहब फीस को, और बाकी फीस वो दे देते थे ऑडिटर को। इस केस में क्या हुआ कि जो उन्होंने फीस रिलीज की वो ऑडिटर को रिलीज नहीं की। उनकी प्रैक्टिस ये थी कि जो अकाउंटेंट आता था फीस उसको चेक जाता था, और अकाउंटेंट चेक जो था इंटर्न वो ऑडिटर को देता था। और अकाउंटेंट ने ये कंफर्म किया कि मेरे पास फीस आ गई और मैंने इनको ये चेक दिया हुआ। तो बताइए क्या करें, इंस्टीट्यूट क्या करें? पहली बात तो आप किसी को बीच में डाल के ब्रोकर से तो ले नहीं सकते ना ऑडिट। आप तो किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे थे कि मेरा इसने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, या उल्टा हो गया कि आपने ऑडिट लिया हुआ था आफ्टर पेइंग सम कमीशन टू समबडी। तो फंसा कौन? फंसा वो जिसने कंप्लेंट की खुद। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको बदलना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिस आप समझिए कि एक के पास एक अकाउंटेंट आता है, वो ये कहता है भाई 10,000 रुपए में मैं तेरे को 10 टैक्स ऑडिट दिलवा रहा हूं, 10,000 रुपए के। फीस वो जो टैक्स ऑडिट की फीस है वो जाती है अकाउंटेंट के पास, नहीं तो अकाउंटेंट कहता है मेरे को क्या गारंटी है कि मेरे को आप दे दोगे 2500 रुपया हर केस में। फीस अकाउंटेंट के पास जाती है चेक से, और अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस देता है। ये क्या मजेदारी की बात। ये केसेस हैं इंस्टीट्यूट के अंदर जो हमारे पास है, जिसमें हमने फैसले किए। तो मैं जो आपको बताने की बात कर रहा हूं, ये सब केसेस जो है अपने आप में बड़ा एक नौटंकी सी है। और जो मैंने आपको बताया कि आपस में जब दो डायरेक्टर लड़ते हैं या दो पार्टनर लड़ते हैं वहां पे केसेस आते हैं। ये उस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग केस जो मैंने देखा वो ये था, अब आपको बताने जा रहा हूं। एक लेडी ने केस फाइल किया चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट। उसने ये केस फाइल किया कि मैंने इनको लोन दिया हुआ था 26 लाख का, मोस्ट वाली फिगर अगर मेरी मेमोरी अगर ठीक सर्व कर रही है, 26 लाख नहीं होगा तो 23 लाख होगा, कि मैंने इनको लोन दिया हुआ था। इन्होंने मेरे से लोन की कंफर्मेशन नहीं ली, बल्कि मेरा लोन जो था वो कैपिटल फंड में क्रेडिट कर दिया। तो ऑडिटर को बुलाया गया। ऑडिटर ने बोला हाँ जी 1,08,00,000 के लोन्स जो थे वो कन्वर्ट हुए कैपिटल फंड में, कॉर्पस फंड में। तो हमने कहा भाई कितने लोन थे, कितने लोगों के थे? जी 5 लोगों के थे। कि बाकी 4 की तो मेरे पास कंफर्मेशन थी, एक की नहीं थी। मैंने कहा एक की नहीं थी तो आपने क्यों किया उसका कन्वर्ट? कहने लगा जी कि मैं आपको जो चेयरमैन है सोसाइटी के उनको बुलवा देता हूँ। स्कूल था आपके ये
यूपी के उत्तरांचल के अंदर। तो चेयरमैन साहब आ गए एज ए विटनेस। चेयरमैन से गुफ्तगू हुई, बोले हाँ जी बिल्कुल इनका लोन था, हमने कॉर्पस फंड में वो कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुमने इसको कॉर्पस फंड में क्रेडिट क्यों किया? कहने लगे पैसे इसके थे ही नहीं, पैसे तो मेरे थे। तो पैसे तुम्हारे थे, ये क्या बात हुई? उन्होंने तुमने इनकम टैक्स में बोला होगा कि ये पैसे तुम्हारे थे। कहने लगे उससे आपका कोई लेना देना नहीं। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, परंतु ये बताइए आपने इसको पहली बात तो इसके नाम में क्रेडिट क्यों किया? अब आप उसका जवाब सुनिएगा। कहता जी मेरा इससे अफेयर था। हमने कहा जी कब तक चला? कहते जब तक मेरी बीवी को नहीं पता चला। तो हमने उससे बोला, मैंने कहा आपका तो अफेयर चल गया, बाद में खत्म भी हो गया, परंतु ये चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मर गया, क्योंकि 1,08,00,000 का अगर क्रेडिट हुआ, उसमें अगर 26 लाख या 23 लाख का इसका है तो इट्स अ मटेरियल फिगर, इट इज नॉट इमटेरियल। 2-4 लाख का होता तो हम कहते चलो यार इमटेरियल था, नहीं इसने इग्नोर कर दिया। अब 23 लाख 26 लाख की फिगर को इग्नोर कहां से करें? We had to hold the gentleman guilty. हमें पता था इस बेचारे का कसूर कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ये आपस में लेडी का और चेयरमैन का आपस का झगड़ा है। वो मुझे बोला वहां पे, वो बोला कि एक बात बताइए, अगर मेरा इसके साथ नहीं होता फिर तो ये जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मैंने इसके नाम कर रखा था, बसेस वाला, मैं इसके नाम क्यों करता? इसको मैंने वो किताबों की दुकान भी दे रखी थी, वो भी इसके नाम से चला रहा था मैं, तो इसको इनकम मैंने बांध रखी थी इसकी। We could understand everything, but yet we had to hold our man guilty. वो झगड़ा क्या था? लेडी का और चेयरमैन का आपस का झगड़ा, अफेयर टूटने का झगड़ा। और मरा कौन? हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भाई दो झगड़ों के बीच में मत पड़ो। बॉम्बे में केस हुआ कि एक प्रॉपर्टी थी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी कंपनी के अंदर, झगड़ा उसका डायरेक्ट, दो शेयर होल्डर जो है आपस में लड़ रहा है। एक शेयर होल्डर ने दूसरे शेयर होल्डर को गायब कर दिया, उसके शेयर अपने नाम में ट्रांसफर करवा के उसका गायब कर दिया। जिसका इंटरेस्ट हर्ट हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बॉम्बे में आप इमेजिन करिए क्या हो सकती है। उसने केस फाइल किया। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने क्या किया, 10-12 साल की बैलेंस शीट एक ही दिन बैठ के बनाई, साइन की, अलग अलग डेट्स में फाइल कर दी। तो हमने कहा भाई ये तुमने, आरओसी ने तो फाइल एक ही डेट में की है, ये 10 साल 12 साल की बैलेंस शीट जो थी एक ही डेट में क्यों फाइल हुई? तो बोला जी उसमें क्या फर्क पड़ता है, हमने डिलेट की पेनल्टी दे दी, हमने फाइल कर दी। तो हमने एक चीज पकड़ी उसमें, तो भाई ये सोचने की बात, मेरी हर बैलेंस शीट, हर बैलेंस शीट 10 सालों में या 12 सालों में बैलेंस शीट साइन होती थी 30 सितंबर को, एजीएम हो जाती थी 3 सितंबर को। अब इमेजिन कर सकते हैं, बैलेंस शीट साइन होती थी हर साल 30 सितंबर को और एजीएम हो जाती थी 3 सितंबर को, क्योंकि एक बार जो गलती हुई एक ही डेट में आपने बैठ के की, तो वो गलती 10 सालों में वही चली। और अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक एक दिन हुई है, वही स्पेलिंग मिस्टेक सब सालों में हुई। और मजेदारी की बात यह कि जितनी ऑडिट फीस बढ़ती थी पेबल में, उतना कैश इन हैंड बढ़ जाता था, फीस कभी नहीं गई जितनी, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली करनी है, क्योंकि एक साइड में प्रॉपर्टी खड़ी, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी कुछ है ही नहीं, तो उसमें जितनी ऑडिट फी पेबल दिखाई उतना कैश इन हैंड बढ़ा दिया, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं तो टैली कैसे होगी। तो हमने पकड़ के उस मेंबर के साथ, तो हमने खैर बहुत सीवियर पनिशमेंट थी, मेरे ख्याल 5 साल का डिबार किया उसको। व्हाट आई एम सेइंग इज कि दो के झगड़े में
जब मैं पढ़ता हूं तो होता क्या, हशर किसका होता, हशर तो मेरा होता ना, तो मैं उस झगड़े में पढ़ूं क्यों? Why should I become a victim of their झगड़ा? अनफॉर्चुनेटली हम इस बात को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स कुछ आई हैं, 3 अमेंडमेंट्स पर्टिकुलरली जो जिन पे लोग परेशान हो रहे थे, उस पर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने इतना डाइल्यूट कर दिया कि कुछ बचा ही नहीं उनके अंदर। हालांकि डाइल्यूट करना नहीं चाहिए था, पर हमने इतना डाइल्यूट कर दिया उन चीजों को कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है। पहले जो अमेंडमेंट आई थी उसमें यह कहा गया था कि अगर आपकी फीस किसी एक क्लाइंट से, हेलो, तो अभी जो चेंज आया है वो ये है कि भाई अगर आपकी फीस किसी एक क्लाइंट से 40% से ऊपर है, आपकी टोटल रिसीट सपोज कीजिए 1 लाख है, और अगर एक क्लाइंट से फीस 40,000 से ऊपर, तो ये माना गया कि आपकी इंडिपेंडेंस उससे अब इम्पैक्ट हो रही है। पक्की बात है ना, अगर एक व्यक्ति से आपके पास 40,000 रुपये आ रहा है और 1 लाख रुपए आपकी टोटल फीस बाकी है, तो आप उस क्लाइंट को ज्यादा डिक्टेट नहीं कर सकते। यू कैन लूज योर ऑब्जेक्टिविटी इन दैट पर्टिकुलर केस। और अगर आप 2 साल तक लगातार कम से कम उसकी 40% ही रहती है, 40% और उससे ऊपर रहती है फीस, उस केस में आप फिर इंस्टीट्यूट को जाके बताएंगे 2 साल के बाद, इंस्टीट्यूट को आप इंटीमेट करेंगे। ये नहीं कहा कि आप क्लाइंट छोड़ दोगे, ये गनीमत है, ये आपको बता सकता हूँ। ये कहा गया कि आप इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करिए कि इस क्लाइंट से मेरी फीस जो है वो 40% से ऊपर है, और फिर इंस्टीट्यूट सोचेगी कि क्या करना है। और इंस्टीट्यूट को सोचने को क्या कहा गया कि इंस्टीट्यूट ये कह देगी कि इसका पीयर रिव्यू करवा दो। किस फॉर्मेट में आपने रिपोर्ट देनी है वो आपको बताया जाएगा, और पीयर रिव्यूअर उसमें मेरा ख्याल ये कंपलसरी कर देंगे कि अगर एक क्लाइंट से आपकी फीस 40,000 से ऊपर आ रही है, अनलिस्टेड के केस में, अनलिस्टेड के केस में और लिस्टेड के केस में, दोनों केसेस में ये क्लॉज एप्लीकेबल है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है दोनों केसेस में बेसिकली, और वो डिफरेंस ये है कि जहां तक इसका सवाल है 40% वाला, अगर तो पब्लिक एंटिटीज हैं तो फिर 20% से ऊपर की फीस आप नहीं ले सकते एक क्लाइंट से। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के किसी के ऑडिटर हैं, सपोज कीजिए, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का क्या मतलब है, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है या जिसमें ऑडिट होना लॉ के अंदर मैंडेटरी है, लॉ के अंदर ये मैंडेटरी है कि आपका ऑडिट किया जाए, तो उन केसेस में आप, जैसे आपका ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट है या कोई और ऑडिट है जिसमें ये मैंडेटरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑडिट करना, तो उन केसेस में आपकी जो 20 उस क्लाइंट से आपकी टोटल रिसीट का 20% से ऊपर की आपको अगर आती है इनकम 2 साल से ज्यादा, देन यू हैव टू गो एंड रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। और अगर आपके पास पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है, ये पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह ही हैं, उस केस में आप 40% तक की इनकम एक क्लाइंट से ले सकते हैं, और 2 साल तक अगर आप लेते रहते हैं 40% से ऊपर की, देन यू हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूट एंड इन्फॉर्म द इंस्टीट्यूट कि ये है, तो फिर इंस्टीट्यूट विल टेक द रिक्विजिट मेजर कि आपका पीयर रिव्यू का ऑर्डर इंस्टीट्यूट करवा लेगी।
उससे ज्यादा जरूरी समझने की बात यह है कि ये कहा गया कि अगर आपको फीस किसी बैंक से आती है, C&AG क्लाइंट से आती है, किसी PSU से आती है, उस पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं हुआ। अब ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक बैंक के ऑडिटर हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में उन्होंने ये कह दिया कि ऑल इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एटसेट्रा आर कवर्ड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। पर अगर आप किसी बैंक का ऑडिट कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप किसी का ऑडिट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी का जो पब्लिक सेक्टर की है, उसपे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है का मतलब इतना ही है कि अगर उससे आपको 20% से ज्यादा फीस आती है तो इस पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। और जब आप ग्रॉस रिसीट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये रिसीट्स इसकी जो है वो कैलकुलेट नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा गया। और अगर आपकी फर्म की रिसीट 20 लाख से कम है, 20 लाख तक है, तब भी आप पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये है चाहे वो आप अनलिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हैं या आप लिस्टेड का ऑडिट कर रहे हैं, किसी का भी ऑडिट कर रहे हैं, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 20 लाख से कम है तो आप एक क्लाइंट से कितना भी ले सकते हैं, कितनी भी परसेंटेज आपको आ सकती है। 20 लाख से ऊपर जाते हैं फिर आपको ये सोचना शुरू करेगा कि सोचना पड़ेगा कि आप किसी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट करते हैं तो उसमें 20% से ज्यादा की फीस, मतलब कि 4 लाख से ऊपर की फीस आपको एक क्लाइंट से नहीं आ सकती। अगर आती है 2 साल लगातार तो आपको जाके इंटीमेट इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। और अगर आपको अनलिस्टेड, अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट नहीं करते हैं तो फिर आप किसी भी क्लाइंट से ले सकते हैं 40% से ऊपर। और 20 लाख तक तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख तक तो ये है कि अगर आपके सपोज कीजिए 15 लाख की टर्नओवर है तो चाहे एक क्लाइंट से आप 15 लाख रुपए ले रहे हैं तो भी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पे उन्होंने कर दी। अब जो पहले फॉर्म में आ रही थी वो थोड़ा डेंजरस था, अब वो इतना डेंजरस बचा नहीं बेसिकली। और डिपेंडेंस 2 साल से ज्यादा अगर रहेगी तो जाके ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात है टैक्स ऑडिट सर्विसेज की। वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया मोटा मोटा सारे का सारा। अगर आप सही मानो में मेरे से पूछे, वो कहते हैं टैक्स प्रिपरेशन जो और रिटर्न प्रिपरेशन है वो कोई थ्रेट नहीं है। अगर आप सिर्फ रिटर्न बना रहे हैं कोई थ्रेट नहीं है। प्रेजेंट करने जाते हैं केस को तो ये कोशिश करिए कि आप ना जाएं जिसने ऑडिट रिपोर्ट साइन की हो, आपके यहाँ से कोई और जाए बेसिकली, ताकि वही जो मैंने आपको पहले थ्रेट बताया वो थ्रेट आप पे नहीं आए। और जब आप अगर अपील वगैरह में जाना चाहते हैं वो पूरी बात वही है जो मैंने आपको पहले बता दी है। और अपना टैक्स ओपिनियन आप ना दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसी टैक्स ओपिनियन के ऊपर आप प्लानिंग करवाएंगे, उसी के बेसिस पे आप टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करवाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई एंट्रीज आप बना के नहीं देंगे टैक्स की। आप मतलब कि अब मुझे इसे समझ नहीं आया इंस्टीट्यूट का मसला। आप ऑडिटर हो, आप मेल पे कभी ये मत लिख देना कि ये अपने हाथ से लिख के मत दे देना कि एंट्री क्या पास करनी है। बता दो उनको कि एंट्री क्या पास करनी है, हाथ से लिख के मत देना। हाथ से लिख के दे दिया और कल वो एंट्री गलत प्रूव हो गई तो आप फंस गए। ना तो डेफर टैक्स की एंट्री ना करंट टैक्स की एंट्री, कोई भी एंट्री आप मत देना। ये मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। मतलब कि आप बोल के कुछ भी कर लो, लिखित में कुछ नहीं करना। लेट्स बी, हालांकि स्पिरिट ये है कि ना तो बोल के करो और ना लिख के करो।
परंतु लिख के तो बिल्कुल नहीं करना। लिख के करने में तो फंसने का फंसाना ही है, बिल्कुल इसमें किसी तरीके का कोई शको शुबाई नहीं है। तो आप इसमें जितना बच सको उतना बचने की कोशिश कर लीजिएगा कि एंट्रीज आप बना के नहीं देंगे किसी को भी। और ओपिनियन का मैंने आपको पहले बता दिया, और प्लानिंग का उन्होंने बोला कि टेक्स्ट प्लानिंग वगैरह जो है अवॉइड करें। ये नहीं कहा कि बिल्कुल मत करें, पर अगर टैक्स प्लानिंग करने से कोई मटेरियल इम्पैक्ट होता है टैक्स के प्रोविजंस के ऊपर और फिर आपने उसको चेक करना है, तो उसमें आपको एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट है बेसिकली, जहां तक आपकी इंडिपेंडेंस का सवाल है। तो एडवोकेसी की बात भी मैंने आपको कर दी। और अगर टैक्स सर्विसेज में कहीं पे वैल्यूएशंस पिक्चर में आती हैं कि आपने वैल्यूएशंस करवा के देनी है, तो अवॉइड करें। उसमें भी आप अपने थ्रेट को देख लें कि भाई कोई ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मटेरियल हो वैल्यूएशन जिससे कि आपको कोई थ्रेट अराइज होता हो, उसको भी आप देख लीजिएगा। असिस्टेंस इन, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड में, जो सबसे मुश्किल पार्ट था वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अब इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली प्रैक्टिस कुछ और है, हमने प्रैक्टिस कुछ और कर दी। इंटरनेशनली प्रैक्टिस ये थी कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ है जो फंडामेंटल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आपको उसमें बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेनी थी। पर जो चाहे आप सर्विस में थे या आप प्रोफेशन में थे, किसी भी सूरत में, पर जो इंस्टीट्यूट ने किया है वो बिल्कुल अलग पोजीशन कर दी। पहले तो ये लग रहा था कि अगर आपने किसी का, सपोज कीजिए ऑडिट करने जा रहे हैं, कोई रियल एस्टेट कंपनी है आपके यहाँ, रियल एस्टेट कंपनी में आपके रेरा का एक्ट है आज की डेट में, या मैं दूसरी बात कहता हूँ, आपका कोई क्लाइंट है जिसको बनाना है सिर्फ एज पर म्युनिसिपल लॉज, आप बना सकते हो, या म्युनिसिपल प्लान के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो 20,000 स्क्वायर फीट। आपने बना दिया 30,000 स्क्वायर फीट और बना के भेज दिया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इट इज फ्रॉडुलेंट। आप 20,000 की जगह 30,000 बना के बेच कैसे सकते हो? और पहले रिक्वायरमेंट ये थी कि यू गो टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। पहले वो ये कहता था कि आप जाओ, द पीपल हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स के पास जाओ, प्रोप्राइटरी है तो प्रोप्राइटर के पास जाओ, कंपनी है तो डायरेक्टर्स के पास जाओ, ऑल दोज हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस, और उनको जाके बोलो कि भाई ये गलत है। और अगर वो मान जाए तो ठीक है, उसको ठीक करने को, नहीं माने तो फिर आप उन अथॉरिटीज को जिनको ये परमिशन अप्लाई होती है उनके पास जाएं और उनको बोले कि ये गलत हो रहा है। और अगर आपको कुछ भी ना नजर आए तो आप विड्रॉ कर लें असाइनमेंट से। पहले तो ये पोजीशन थी, अब उन्होंने विड्रॉल असाइनमेंट से छोड़ दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई अगर तो लॉ में लिखा है कि आपको उसको जाके रिपोर्ट करना तो रिपोर्ट करना, नहीं तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। यू ओनली रिपोर्ट इट टू द पीपल हु आर चार्ज विद द गवर्नेंस, दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। तो फिर बचा क्या? फिर तो सिर्फ कंपनीज एक्ट में अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट हो रहा है तो 143(12) में रिपोर्ट करना, वही करके छोड़ दूंगा। किसी लॉ में तो ये लिखा नहीं है। एक बात बताओ, कहीं पे ये ऑडिटर के लिए लिखा हुआ है? अगर प्रोविडेंट फंड में मुझे रजिस्टर करवाना 20 आदमियों से ऊपर का और मैंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, तो कहीं पे लॉ में तो नहीं लिखा हुआ कि ऑडिटर जाके रिपोर्ट करेगा उसे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, तो इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। ये कहाँ लिखा हुआ? ये कहीं लिखा हुआ कि अगर ESI या प्रोविडेंट फंड का पैसा या कोई और पैसा, TDS का पैसा जमा नहीं होता है तो मैं किसी अथॉरिटी को जाके रिपोर्ट करूंगा? ये नहीं लिखा हुआ। एट द मोस्ट यू राइट डाउन इन योर रिपोर्ट, दैट्स ऑल। वो भी अगर टैक्स ऑडिट कर रहा हूं तो TDS का लिखूंगा, नहीं तो क्या लिखूंगा? हालांकि एसेट 250 अगर आप पढ़ें, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 250 अगर आप पढ़ें, वो ये कहता है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है लॉ की और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बहुत सब्सटेंशियल है,
तो आपको अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई करना है उसको। इसमें तो इन्होंने ये भी नहीं कहा नो कलर के अंदर। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि पर्टिकुलरली रियल एस्टेट कंपनीज में जहां पे आपने एरिया जितना, अब सुपर टेक जो था 10 साल के बाद गिरा दिए, दो टावर्स गिरा दिए, पता नहीं कितने करोड़ों का, कितने 100 करोड़ का लॉस हो गया। और वाकई में परमिशन नहीं थी तो मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती कि मैं या तो अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई करूं या मैं जाके अथॉरिटीज को रिपोर्ट करूं। मेरे ख्याल में तो मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि अगर उससे मेरा गोइंग कंसर्न भी विशिएट होता हो तो क्या होगा, मुझे कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट करना। परंतु नो कलर के अंदर इन्होंने वो जितनी रिक्वायरमेंट्स थी सारी की सारी, इवन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस में ये कर दिया, क्योंकि पब्लिक, ये आपको इस वक्त मैंडेटरी है सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के केस। और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को भी जब डिफाइन किया तो हर लिस्टेड एंटिटी कंपनी अब फंसती नहीं उसमें। जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है सिर्फ वही पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी मानी जाएंगी, नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं मानी जाएगी। तो डाइल्यूट ही हो गया ना पूरे का पूरा लॉ। बचा क्या उसके अंदर मुझे बताने को। नो कलर का जो क्लॉज है वो सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज पे है, और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी वो जिनके 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है। तो मेरे हिसाब से तो बचा ही कुछ नहीं इसके अंदर, तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली आपके स्टेट में तो कितनी लिस्टेड एंटिटीज हैं। अनलिस्टेड में ये एप्लीकेबल नहीं है आज के डेट में। परंतु आपको एक बात जरूर बता सकता हूँ, एसए 250 को पढ़िएगा ध्यान से। एसए 250 ये कहता है कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है लॉ की, और वो नॉन कंप्लायंस लॉ की इस तरीके से है कि आपको बड़ा मोटा फाइनेंशियल इंपैक्ट आता है उसका, तो आपको अपनी मेन रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है। यहां तो इन्होंने ये भी नहीं छोड़ा, तो मुझे नहीं समझ आया कि क्या किया। वेरी फ्रैंकली मेरा हमेशा ये मानना है कि एज ए रेगुलेटर ऑफ द अकाउंटिंग प्रोफेशन वी हैव टू बी टफर। अगर हम टफ नहीं होंगे एज ए रेगुलेटर तो फिर एनएफआरए और टफर होगी, फिर सरकार और टफ होगी। पर कहीं ना कहीं पे हमने ये सोच के कि यार मेंबर्स का क्या होगा, मेंबर्स का आप नहीं करोगे तो एनएफआरए कर देगी, एनएफआरए नहीं करेगी तो कोई और सरकार कर देगी। तो कहीं ना कहीं पे हम मतलब कि इसमें मेंबर्स को बचाने के चक्कर में मेरा ख्याल इधर से उधर कुछ भटक गए। मैं इससे ज्यादा इस पे और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। जो 3 चेंजेस मेन आई थी अभी, वो तीनों मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि टाइम भी हो गया आपका जो टाइम था। पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, आई विल लाइक टू टेक अप दोस क्वेश्चंस। थैंक यू। Good afternoon, sir. Mubashir this side. मिस्टर Mubashir. या प्लीज। सर आपने अभी बोला ना, मैं एक केस अगर ऐसा है कि हमने असाइनमेंट ले ली, प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन कर दी और उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, बट 2 साल बाद अब वही ऑडिटर बोलता है कि नहीं जी मेरी फीस पेंडिंग थी। तो आपने अभी बोला ना हमें देखना है कहीं। देखिए ऐसा है, इसमें मैं बड़ा क्लियर हूँ। अगर उस बैलेंस शीट के अंदर फीस क्रेडिटेड थी तो वो ऑब्जेक्शन करे या ना करे, आप वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर फीस क्रेडिटेड नहीं थी। अच्छा, और एक बात का और ध्यान कर लीजिएगा, फीस सिर्फ ऑडिट फी की बात है, बाकी उसने टैक्सेशन की फीस लेनी है, कुछ और फीस लेनी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ऑडिट फीस, ऑडिट फी पेबल होनी चाहिए। ऑडिट फी पेबल अगर बुक्स में क्रेडिटेड थी, अगर बुक्स में क्रेडिटेड नहीं थी, जो उसने लास्ट बैलेंस शीट ऑडिट की है, अगर उसमें कोई ऑडिट फी क्रेडिट नहीं खड़ी है, तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। अगर मैं किसी बैंक का ऑडिटर हूँ, कॉन्करेंट ऑडिटर किसी ब्रांच का, तो मैं सेम ब्रांच का रिव्यू या क्वार्टरली ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ? रिव्यू हाँ, क्वार्टरली रिव्यू। क्वार्टरली रिव्यू का ऐसा है कि अभी आरबीआई ने शायद ये कहा है, 99%
if my memory serves correct, कि आप concurrent auditor से review करवा सकते हो basically, or review of the only financial information, but you will not certify on the true and fair view. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Members, any more questions? Then we will do the session from any person. इकबाल साहब, कोई क्वेश्चन आपके साइड से? I would request. Sir, I think the session is. एक क्वेश्चन आया हुआ है. In a society of humans, only the CA has been viewed as an angel. It is he who has to act against a person who feeds him. The presumption that a CA will be adverse or averse to the wishes of the client from whom he gets the fee has never worked on the ground except for some rare examples. ये मैं कुछ observations हैं, इन पे जरा टिप्पणी कर लूं, उसके बाद फिर आपने जो करना हो कर लीजिएगा. हाँ सर. Does filing monthly, quarterly GST returns for your audit client affect the self-review threat? Not to my mind. Very frankly, data provided by the client. मुझे नहीं लगता कि self-review threat है इसमें, unless your duty is to review the data also. अगर आप data review कर रहे हैं और इसका GST audit भी कर रहे हैं, तो GST audit is not mandatory in any case. You can definitely file the returns. परंतु कंपनी के केस में सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, सेक्शन 144 जो है कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है यू कैन नॉट परफॉर्म ए मैनेजरियल फंक्शन, नो मैनेजमेंट फंक्शन. अब वो अगर डेटा फाइलिंग ऑन ए क्वार्टरली और मंथली बेसिस इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, कैन इट बी ट्रीटेड एज ए मैनेजमेंट फंक्शन और नॉट? ये एनएफआरए का व्यू डिफरेंट है और इंस्टीट्यूट का व्यू इसमें डिफरेंट है. ये मैं आपको पहले क्लैरिफाई करके जा रहा हूँ. एनएफआरए ये समझता है कि ये मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये ऑडिटर को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, जबकि इंस्टीट्यूट का ये मानना नहीं है. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. ये अभी इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ है बिटवीन द टू रेगुलेटर्स. मैं ये होप करता हूँ कि इट विल बी रिजॉल्व्ड सून इन द टाइम्स टू कम. It is not necessary for the CA or the client to agree on an addition. EOS or appellate authority decision is enforceable even otherwise. मेरा कुछ कहना और था. It has been taken the other way around. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CA एग्री करे, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एडिशन पे खुद एग्री करके मत आइएगा. जब कभी असेसिंग ऑफिसर ये कहे कि भाई मैं तुम्हारी असेसमेंट इतने में कंप्लीट करने को तैयार हूँ, आप ये एडिशन मान जाओ, तो आपने एग्री नहीं करना. You continue to plead, let him add. उसमें मुझे दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी एडिशन करे, मुझे उसमें किसी तरीके की समस्या नहीं है, परंतु मुझे एग्री नहीं करना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी एडिशन के ऊपर. That is the point that I am trying to make out basically. और एक और क्वेश्चन था ना, मैं जो शुरू का क्वेश्चन था, मैं मेरे उस पे आ नहीं रहा. जीएसटी ऑडिट वाला सर, वो तो जीएसटी ऑडिट वाला तो हो गया. हाँ, वो एंजल वाला जो था वो आ गया ध्यान में. देखिए, एक बात का ध्यान करिएगा, हम हमेशा अपने प्रोफेशन को कंपेयर करते हैं विद द एडवोकेट प्रोफेशन. एडवोकेट इज पेड टू डिफेंड हिज क्लाइंट. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट पेड टू डिफेंड हिज क्लाइंट. Audit fee is always paid to protect the interest of the various stakeholders, not of the client. हम ये भूल जाते हैं, हमारा पर्पस ही कुछ और है. मेरे को फीस इसलिए दी जाती है, मैं ऑडिट इसलिए करता हूं या इसलिए करवाया जाता है अंडर द एक्ट कि मुझे बाकी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. जब 10 व्यक्ति फ्रॉड कर चुके होते हैं, मैं टनल के एंड पे खड़ा होता हूं एज ए पहरेदार, एज ए चौकीदार, कि मेरे से नहीं छूट के जाना चाहिए. और अगर वो मेरे से भी छूटता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज्यादा बढ़ती है. आपकी बात से मैं सहमत हूं
in a society which is so corrupted, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सिर्फ दिया लेके खड़ा होगा अंधेरे के अंदर. इट मे बी टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. परंतु मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी क्लाइंट के साथ आप एक लक्ष्मण रेखा जरूर ड्रॉ करिए कि इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा. कुछ भी हो जाए इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा. मैं ये भी समझ सकता हूं कि अकाउंटिंग इज ए गेम ऑफ नंबर्स. Accounting is based on estimates. Accounting is based upon the judgments. There is no doubt about it. 100% कभी भी अकाउंट्स करेक्ट नहीं हो सकते. किसी क्लाइंट के अकाउंट्स आपके 70% ठीक हैं, उसको अगले साल 80% पे ले जाने की कोशिश करिए. उसके अगले साल 90% तक ले जाइए. आप 90% पे भी ले जाएंगे ना तो आई एम सेटिस्फाइड विद इट. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. एक मैच्योरिटी लेवल है. मैच्योरिटी लेवल इज टेकन केयर ऑफ. आप इंटेंशनली कोई गलती नहीं करेंगे. अनइंटेंशनली गलती होगी तो ठीक है, देन इट इज नॉट नेग्लिजेंस. एटलीस्ट इट इज नॉट ग्रॉस नेग्लिजेंस. अनइंटेंशनली आप कुछ भी गलती कर सकते हैं, परंतु आपको पता है और फिर आप गलती कर रहे हैं. आप किसी पार्टी से कंफर्मेशन ही नहीं ले रहे, जबकि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है कि आपको कंफर्मेशन लेनी है पार्टी से. आप इवन लेटर तक नहीं लिखते किसी पार्टी को. वो नहीं चल सकता. That is the point I am trying to say. Okay. Thank you. All right, sir. Thank you very much. It was honor to host you. अब definitely एक सेमिनार यहाँ पे होगा. बस विंटर्स के बाद होगा ये. तो आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कश्मीर आना पड़ेगा सर. Yes, we would love, sir. No issue. Yes. Thank you very much, sir. It was an honor. Thank you. Thank you, sir. It was. Thank I you. hope all the members are still there. And But any other member has any question, I am willing to answer it. No issue on that. Very frankly. I think the queries are. Iqbal sir. जी सर. नहीं सर ने तो पूरा एक्सप्लेन किया, क्वेश्चंस भी रेज किए, आंसर्स भी दे दिए. We enjoyed a session, sir. Thank you very much, Abbas sir. Thank We you very enjoyed a much. session. God bless Everybody, you all. every member is on. Every member is praising through chats. Every member is praising, sir. Thank you very much. God bless you all. And let's meet in the times to come. Whenever Yes, it's sir, definitely. And in a Inshallah, physical inshallah. session, sir. In a physical session. Thank you. Thank you, boss. Thank you All right, very sir. much. All right, sir. God bless. God bless you. Bye. Honor, sir. Bye. So here we conclude the meeting. Thank you, everyone. Thank you, Dulu Sahab. Thank you, Khatib. Thank you very much for the session. Thank you, Mustafa. Thank you all. Thank you.